नेताजी की डेथ पे 3 थ्योरियाँ टेबल पे हैं। इसका मतलब चौथी थ्योरी को टेबल पे नहीं है, बिकॉज कोई भी थ्योरी हो, कोई भी कुछ बोले, उसके पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे पत्रकार लोग रह चुके हैं, बिना एविडेंस की बात नहीं करेंगे। सुभाष बोस की वजह से इतना बड़ा अगर युग परिवर्तन हुआ है, अगर आप हम मान लीजिए कि भारत का आज़ाद होना है, पूरे युग का बदलना है और पूरी डेस्टिनी पूरी दुनिया की बदल गई है, बिकॉज दुनिया का हम ऑलमोस्ट आधा हमारी पॉपुलेशन होने वाली है हमारी, अगर मिला देंगे तो अब चाइना को हमने ओवरटेक कर दिया। इतने बड़ा देश, इतना पुराना प्राचीन सबसे देश हम मानते हैं दुनिया का, इतनी बड़ी आबादी, अगर उसका पूरा हमने आज़ादी हमने उससे निकाल के बाहर निकाले और ये परिवर्तन आने में सुभाष बोस की नंबर 1 भूमिका है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रहा होगा पीछे। क्या ऐसा हो सकता है जो लोग गुमनामी बाबा की थ्योरी पे जाते हैं कि 45 में ये थ्योरी ना हुई हो, प्लेन क्रैश ना हुआ हो, मरे ना हो, उनकी मृत्यु नहीं हुई हो, ना रशिया में उनको मारा गया हो, आके वापस से बैक कैमरा या बैक एंड पे काम कर रहे होंगे? ये इस सवाल का जवाब देने के मेरे पास 2 तरीके हैं। वर्ल्ड पावर्स का मतलब क्या होता है, किस लेवल पे वो लोग डील, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस कत्लेआम किस टाइम पे हुआ था। उस पर्टिकुलर टाइम पे सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हुए क्योंकि उनको लगा कि भारत की आज़ादी मिलने का ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि अंग्रेज जितना पावरफुल है हमसे, उसको हम नहीं हरा सकते, कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक ही तरीका, फॉरेन में जाइए, उनके दुश्मन की मदद लीजिए, और जब उन्होंने ली तो सुभाष बोस की जो डेथ हुई है उसके 7-8 आप कह सकते हैं टोटल 5-6 आदमी हैं जो उसके गवाह हैं, जो प्लेन के अंदर ही थे, ठीक है। उसमें से मेन आदमी था हबीबुर रहमान, जो सुभाष नेताजी का एडीसी था। ही वॉज द ओनली इंडियन विटनेस इन दैट प्लेन। एंड देन ऑफकोर्स बाद में वो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में उनको देखा, या और लोग थे। तो वो जो जहाज से बाहर कैसे आए, चिट्ठी नंबर 1 लिखने वाली है दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर खुर्शीद नौरोजी, जो गांधी जी की सेक्रेटरी थी, और शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, काफ़ी बड़ा नाम था और काफ़ी ख़तरनाक काम गांधी जी जो के बिहाफ पे करती थी, और वो देश के लिए करती थी। सीरियस सेक्रेटरी थी वो, एक्सपेरिमेंट वाली सेक्रेटरी नहीं थी वो। तो वो ये सारे खुर्शीद नौरोजी गांधी जी के बिहाफ पे चिट्ठी लिखी 22 जुलाई 1900, उस घटना के मिलने के 2 दिन बाद। और 22 जुलाई को ये चिट्ठी लिख करके उसको लुई फिशर को बताया जा रहा है गांधी जी के बिहाफ पे। और इस टाइम तक आते आते नेताजी को मरे हुए 1 साल हो चुका था प्लेन क्रैश में, ठीक है। और जो इंटेलिजेंस में चल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हुआ कि अब इन्होंने चिट्ठी लिखी और ये उन्होंने बोला करते करते कि गांधी जी को मालूम है, इस लेटर में ये लिखा कि भारत की जो फौज है वो वैसी नहीं है जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रहा करती थी, थोड़ी सी प्रो रेवोल्यूशन टाइप हो गई है। और वहाँ उसमें वो लाइन उसमें लिख दी उसने कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से भारत आ जाते हैं तो गांधी जी देश को समझा नहीं पाएंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो टाइमलेस सागा, जहां बात होती है हिस्ट्री और कल्चर की। तो आज ऐसे ही इतिहास के पन्नों को हम जानेंगे जो कि जुड़े हैं सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी से। जी हाँ, जिनको आप नेताजी के नाम से जानते हैं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आज भी उनका नाम है, सब उनके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इतिहास के फैक्ट्स हैं जो हमें शायद नहीं बताए गए या हमसे छूट गए। इन्हीं फैक्ट्स को आज जानेंगे कि कैसे नेताजी 1945 में एक एयरप्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु की खबर आती है, लोग उसको सच मान लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद एक रशिया की थ्योरी आती है कि नहीं ताइवान में उनकी डेथ नहीं हुई थी, रशिया में कुछ हुआ। उसके बाद एक नई थ्योरी आती है जो कि एक बाबा से जुड़ी हुई होती है, यूपी के एक बाबा से जिनका नाम था गुमनामी बाबा, जिनके पास बहुत सारी आध्यात्मिक पावर्स थी। तो क्यों गुमनामी बाबा को नेताजी ही मान लिया गया? क्या उसके एविडेंसेस हैं? क्यों मुखर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहीं ना कहीं माना गया? वो रिपोर्ट क्या थी, क्या साबित किया उस रिपोर्ट ने, और क्या हमने वो फैक्ट्स को माना भी? जो ये गुमनामी बाबा थे, इनका परकाया प्रवेश और ऐसी तमाम आध्यात्मिक शक्तियों सिद्धियों से क्या संबंध था? बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े जो नाम थे, कैसे वो गुमनामी बाबा से जुड़े थे, आज हमने उन सब को जाना है। देखिए, मैं यूँ कहूँगी कि मुझे बहुत सारी नॉलेज नहीं है इस विषय के बारे में, तो मैं भी एक लिसनर, एक सीकर के तौर पर ही इस पॉडकास्ट को सुन रही थी। हमने किसी के भी भावना को आहत करने के लिए या कोई भी ऐसी बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की गई है जो फैक्ट नहीं है। सारी बातें जो मेरे आज के मेहमान हैं वो एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं,
जो उन्हें फैक्ट मिले, जो उन्हें रिपोर्ट्स मिली, जो उन्हें दस्तावेज़ मिले, उनको बैक करके ही उन्होंने इस पॉडकास्ट में सारी बातें करी हैं। आपके लिए थोड़ा सा आज मुश्किल है ये पॉडकास्ट, क्योंकि 2 घंटे हो गए हमें इस पूरी बातचीत को करते हुए। हमने एक टाइमलाइन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टाइमलाइन से शुरू किया, गुमनामी बाबा को जाना, और उसके बाद कैसे वो जुड़े हैं और वो दोनों एक ही हैं, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए देखिए फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारी बातें जानना ज़रूरी है। मैं आज के मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ, आप सभी उनको जानते ही होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, उनकी किताबों के थ्रू। अनुष धर रेनाउंड ऑथर हैं, रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइमलेस सागा में, जहाँ हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर पे। मुझे पहले आपसे, आपके शुरुआत से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम जब छोटे थे और बाद में बड़े हुए, ये स्पीकिंग ट्री का जो कॉलम आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो पढ़ते थे, तो उसमें इतने गूढ़ सब्जेक्ट विषय होते थे कि हमको समझ में नहीं आता। तो आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उस स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, क्योंकि ये स्पीकिंग ट्री के मैं वो कॉलम पढ़ता था, लेकिन थोड़ा दिमाग कम था, वो पल्ले नहीं पड़ता था उस टाइम पे क्या लिखा है। बड़ी गूढ़ बातें होती थी धर्म के बारे में। लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी कि आज आपसे यहाँ बैठ के स्पीकिंग ट्री में आज मुझे बोलने का मौका लगा। बिल्कुल सर, सब इवॉल्व हो रहे हैं, तो स्पीकिंग ट्री ने भी सोचा कि उन्हीं गूढ़ बातों को, उन्हीं गूढ़ रहस्यों को डिजिटल पॉडकास्ट के रूप में अगर लोगों के सामने लाया जाए तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है ना, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म रह चुका। जर्नलिज्म में अब प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो तरीका है कि चैनल में डिस्कशंस होती हैं रात को, ब्रेकिंग न्यूज़ तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो अच्छी बात है, वो फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रात की जो प्राइम टाइम डिबेट का जो स्टैंडर्ड हो गया है कि 4-5 लोग आकर के आपस में लड़ाई करेंगे और हर एक टॉपिक को 15 मिनट में निपटा देंगे, तो वो शायद कहीं ना कहीं बहुत लोगों को रास्ता नहीं आ रहा। और कई मुद्दे ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जब तक आप उस पर डिस्कशन लंबा नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं, और लोग चाहते हैं उनको सुनना, उनकी एक ऑडियंस है। तो मेरा मानना है कि इसलिए बहुत एक पूरे दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है। शुरुआत अमेरिका से हुई थी कि लोगों ने अब मेन स्ट्रीम मीडिया की जो रात की जो न्यूज़ है, मतलब दिन में देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, लेकिन जो डिस्कशंस आती हैं वो शायद अब पॉडकास्टिंग पे लोग देखे आ रहे हैं कि हाँ थोड़ा डिटेल में अंदर जा करके आराम से, कोई बिना किसी मतलब हैंगअप के आप किसी भी कप के आप उसको बात करो खुल करके। बिल्कुल तो वो फ़र्क आ गया। तो उस मीडियम का, और मैं उस मीडियम से मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। मैं जिस केस को परस्यू कर रहा हूँ वो केस आता है, ख़त्म हो जाता है, तो मुझे एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गया उसकी वजह से, कि आज पहली बार मेरे पास में एक ऐसा मीडियम आया कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए बताने के लिए। वो टीवी की 1-2 बाइट में मैं समझा नहीं पाता, और मैं इतना अच्छा स्पीकर वक्ता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए होता है। तो वह कि यहाँ पे मुझे कम से कम ये फ़ायदा है कि आपके सामने बैठ करके पॉडकास्टिंग में मैं बैठ के मुझे आपको सवाल पूछेंगे तो मुझे आप पूरा बोलने देंगी। अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है कि मैं बोलूँगा, आप पहले मुझे आधा काट दोगे, फिर वो 4 आदमी और काट देंगे, तो बात हो नहीं पाती। और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है इस केस में खासकर, कि अगर हम कोई करंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, आज का मुद्दा है, मान लीजिए कि हम लोग आज बैठ करके बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ था, भारत में कौन कौन लोग हैं, वहाँ फील्ड मार्शल कौन है, यहाँ पे हमारे कौन है। तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो आके बैठेगा वो एक्सपर्ट आपको ज्ञान देगा उसके ऊपर, क्योंकि आपको बैकग्राउंड सबको मालूम है, बेसिक चीज़ें मालूम है, आपको जितने प्लेयर्स के नाम मालूम है। अब इस कहानी में जो जिसका डिस्कशन आप मुझसे हम करेंगे आज, इसकी कहानी और इसका बैकग्राउंड, इसके प्लेयर्स किसी को नहीं पता, कुछ भी मोटी मोटी 1-2 बस नाम पता है। तो पहले मुझे वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि देखो ये चीज़ ऐसे हुई थी, तब वो लोग कनेक्ट करते हैं, तभी मज़ा आता है। अब ये इसके दोनों नुकसान फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि टाइम ज़्यादा लेता है, और फ़ायदा ये है कि सुनने में मज़ा आता है। क्योंकि सर, तो आज अपने यूज़र के लिए इसी एक्सपीरियंस को हम लेकर आए हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा, 2 नाम आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हैं। हालांकि मेरे साथ दोनों एक ही है, मेरे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही व्यक्ति है, बट हाँ जी, राइट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, अभी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच भी बहुत सारे केओस मचा था और हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे, युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तब भी बहुत सारे साधु महात्माओं का ये मानना था कि एक सूक्ष्म जगत एक्टिवेट है और वो वहाँ से हैंडल कर रहा है और भारत को कभी भी उस तरीके से डिफीट नहीं होने देगा, जो हो सकता है आने वाले समय में भी कई बार। हाँ, वो ऐसी बातें वो भी करते हैं, लेकिन जैसे मैं उसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई बैठ के अगर अपने आप को बहुत अकलमंद समझ रहा है, तो उसमें कहानी ये है कि कई बार हमें सूक्ष्म जगत की चीजें ना दिखती नहीं है अनुज जी, हमें लगता है ये हम कर रहे हैं, ये मिसाइल हमने छोड़ी है, पाकिस्तान ने छोड़ी थी ना जो हरियाणा में गिराई है, नहीं गिरा पाते तो आपको क्या पता कि कौन सी शक्ति थी जिसने बचा लिया।
मैं तो आपको अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं नेताजी का जीवन देखूँ तो एक सुभाष बोस जब जर्मनी में पहली बार गए थे 30s में गए थे, तो वहाँ पे उनको एक जूइश कपल मिला, किटी और एलेक्स। तो उन्होंने किटी, दोनों यहूदी थे, उन्होंने किटी को एलेक्स को बोला कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो वहाँ से छोड़ के अमेरिका में आ गए। तो किटी कुर्ती ने 1965 में जब सुभाष बोस को लेके कोई किसी को, अमेरिका में तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी कोई लोग ज़्यादा नहीं बोलते थे, उसने किताब लिखी सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं हुई, वो अवेलेबल है। तो उसमें जो रेलिवेंट पोर्शन जो है, उसने अच्छी बातें बताई कि सुभाष बोस ने बोला कि मैं जर्मन नाजी लीडरशिप से इसलिए मिल रहा हूँ कि मेरे देश के हित में है, वो मुझे अपनी कंट्री को आज़ाद करवाना है पहले, बाकी चीज़ मेरे लिए सेकेंडरी है। दूसरा उन्होंने बातचीत बोली कि उसमें उनका बहुत सारा डायलॉग है जो किटी कुर्ती ने अपनी किताब में लिखा है, मैसाचुसेट्स से उसने किताब लिखी अमेरिका में, कि सुभाष बोस बेसिकली वो किताब का लबो लबाव है कि ये आदमी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। और उसमें उसने वर्ड यूज़ किया कि उसने मुझे बोला यस मिसेस कुर्ती, तो सुभाष बोस उनको बोल रहे हैं, हाँ किटी, ये भारत में ऐसे कुछ साधु सन्यासी होते हैं जो होते कहीं हैं लेकिन आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये सुभाष बोस के वर्ड्स किटी कुर्ती नहीं लिखे हैं, कि उसने ही कहा था कि, तो इस तरह की बातें वहाँ बोली गई, वहाँ लोगों ने कहा कि वो साधना करते हैं, ये है। और वो आदमी कह रहा है बैठे बैठे, मुझे अभी मालूम है कि इस टाइम पे, इसी टाइम पे एक जगह लिखा है कि जो पूर्ण सिद्धा होता है वो अपने आप को एक ही टाइम पे अलग अलग जगह अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेता है एस्ट्रल में। ये उनके हाथ के लिखे हुए हैंडराइटिंग, ये सब एस्ट्रल ट्रैवल है। हाँ वो सब लिखा उनके, वो है गुमनामी बाबा उसको करते थे, वो सब बोलते। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि अभी इंडियन आर्मी की मूवमेंट कब कहाँ क्या हो रही है, मुझे मालूम है। वो बहुत बात करते थे फौज के बारे में। फिर ये बोला अभी प्रधानमंत्री के घर के अंदर क्या हो रहा है, मुझे खाने में क्या पक रहा है, मुझे मालूम है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि जो मैं क्या कोई भी आदमी उसको एक्सप्लेन नहीं करता साइंटिफिकली। फॉर एग्जांपल आज के दिन में हम लोग ओपन एज में रहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोगों को सपने में नहीं ख्याल होगा कि हम जैसे लोगों ने क्या जीवन बताया आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या हालात है देश के, खासकर नरसिम्हा के पीएम बनने से पहले ये देश किस स्थिति में था। आज तो इन्फॉर्मेशन का है, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन है। हमने तो वो टाइम देखा कि हेलो 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 आवाज़ ऐसे जाती थी कि एक ट्रंक कॉल करने में जान निकलती थी दिल्ली से कलकत्ता। ये प्रॉब्लम होती है ज़माने में, तो फॉरेन की तो बहुत दूर की बात है। तो ये उस टाइम पे, आज के दिन में आपको नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1960s के आखिर में और 70s की शुरुआत में चाइना ने की मिलिट्री ने उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री का बंकर बनाया, टॉप सीक्रेट, ठीक है। अब चाइनीज़ मिलिट्री क्या काम कर रही है मुझे तो पता नहीं, आज के दिन में नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ 60s के आखिर में कि उन्होंने एक मिलिट्री का बहुत बड़ा बंकर बनाया कि एटम बम अगर कोई फेंकता उनके ऊपर तो उनकी फौज जो है कि लीडरशिप चली जाएगी अंडरग्राउंड के अंदर। दुनिया को इसके बारे में नहीं पता, ये तो टॉप सीक्रेट चीज़ है, ये तो कोई खबर में तो छपेगी नहीं। इसका मालूम कब चला, जब जाकर के 2000 के आसपास पे जब चाइनीज़ की आर्मी ने वो छोड़ दी वो जगह, और वो पब्लिक है। अब आप अगर आप बीजिंग में जाएंगे एज ए टूरिस्ट तो आपको वो टूरिस्ट के लिए दिखाते हैं कि देखो ये बंकर था, अब खाली छोड़ दिया करके। somebody has to explain to me, मैं तो धार्मिक चीज़ों को तो छोड़ो, आप सूक्ष्म चीज़ों को, कोई आदमी को मुझे समझाना पड़ेगा कि यूपी के अंदर एक बैठा हुआ बाबा 1970s में ये कैसे कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से जाके देखा और वहाँ पे ज़मीन के नीचे ये है ये है ये है ये है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और एक नहीं, यहाँ 50 एग्जाम्पल दिया उसने। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बाबा बैठ करके ये बातें बोल रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल ही डिक्लासिफाई किया नेताजी की डेथ पे, जो हमने करवाई है, सुभाष चंद्र बोस के साथ खजाना था आईएनए का बहुत सारा, ठीक है, वो गायब हो गया। फाइलों में निकल के आ रहा है कि ऐसे अय्यर ने चोरी किया है। हाउ डज गुमनामी बाबा नो दैट? इट इज़ नॉट, ये पब्लिक नॉलेज में नहीं था। बिल्कुल डेफिनेटली। वो आदमी वो बात बोल रहा है, रिकॉर्ड पे आ रही है, उसके वहाँ पे रिकॉर्ड पे आ रही है। तो ऐसी अजीब अजीब बातें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप सोच ही नहीं सकते नहीं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी में एक एग्जाम्पल आता है कि एक सुरेंद्र सिंह चौधरी नाम के व्यक्ति थे एटा में, और वो उनके कनेक्शन में, और ये वो फेज़ है कि हमें उनके इनिशियल फेज़ के बारे में हमें काफ़ी कम पता है हमारे को। शुरुआत के फेज़ में क्या हुआ, 63 के बाद जब उनका कॉन्टैक्ट कलकत्ता के रेवोल्यूशनरी से हो गया था, तब से हमें कहानी सारी पता है उसके बारे में, काफ़ी करस्पॉन्डेंस है। लेकिन उसके पहले का फेज़ में हमें बहुत कम पता है। सुरेंद्र सिंह चौधरी जी जो अब नहीं है, उनका बहुत उस समय में वो कॉन्टैक्ट था। तो किसी ने उनको सवाल पूछा, अब तो नहीं रहे, मैंने मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन जो उनसे मिले थे उन्होंने सवाल पूछा तो आप कैसे इस आदमी कॉन्टैक्ट में? तो उसने कहानी सुनाई। उसने कहा जी मैं तो धार्मिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता था। इलाहाबाद में कोई पंडित जी थे जो तांत्रिक साधना बहुत करते थे, मेरा उनसे उठना बैठना था। तो एक बार हम सन 53 के आसपास में उन्होंने कुछ किया होगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेतात्मा आ गई। आई हैव बीन मर्डर्ड, मुझे मार दिया गया है। गो टेल सुभाष अबाउट मी, ही इज इन लखनऊ, कि मुझे मार दिया गया, मेरा खून हो गया है।
सुभाष को बताओ वो लखनऊ में, ये उसको इंग्लिश में जाके उसको बोला उसने। अब ये कहानी अगर मैं किसी पढ़े लिखे आदमी को सुनाऊँ कलकत्ता में, तो मेरा मजाक उड़ा के तो पागल आदमी है भाई, मरे आदमी का भूत कहाँ से आ जाता है ना, प्रेतात्मा कहाँ से, ये कौन सी साइंस में लिखा, तो इस बात का जुमला देंगे मेरे को। अब मैं आपको एक और सुनाता हूँ कहानी करके कि उसके मेरे पास बहुत काउंटर पड़े हैं कि ठीक है ये कहानी मुझे तो पता नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म की दुनिया में, बॉब वुडवर्ड। बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टाइन ने ही वो वाटरगेट स्कैंडल को ब्रेक किया था, जो दुनिया का सबसे बदनाम स्कैंडल माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में। और ये वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर हुए बाद में, और अभी भी हैं बॉब वुडवर्ड साहब, 90 साल से ऊपर के होंगे, और ये इतना बड़ा नाम है अमेरिका में कि वो हर 4 साल में किताब लिखते हैं, और वो राष्ट्रपति ने क्या करता है वो लिखते हैं, क्योंकि उनके सोर्स ही हाईएस्ट लेवल के हैं और वो बेस्ट सेलर जाती है। तो वुडवर्ड साहब ने किताब लिखी थी क्लिंटन के प्रेसिडेंसी के बारे में। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो हिलेरी मैडम है उनकी एक दोस्त है जो साइकिक, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, और उन्होंने वो वाइट हाउस में कोई करते थे अनुष्ठान और वहाँ पे प्रेतात्मा आती थी। मैं नहीं बोल रहा, बॉब वुडवर्ड कह रहा है। तो अगर बॉब वुडवर्ड के कहने पे हिलेरी मैडम ये चीज़ें कर रही है अमेरिका में, तो आप मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो? यहाँ भी हो रहा है। एक्चुअली बात ये है ना, देखिए मैं ना आपको डिफेंड कर रही हूँ ना मैं उनको नहीं, मैं पब्लिक का बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बिकॉज पब्लिक में आपके हमारे, लेकिन स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस इन सभी ये दूसरे तो देखेंगे मेटाफिजिकल वर्ल्ड को अनुभव भी करती है और जानती भी है, क्योंकि देखिए सूक्ष्म जगत की जो नॉलेज होती है ना सर, वो हर किसी के लिए नहीं होती है। ये ज्ञान ना बहुत लिमिटेड लोगों के लिए। ज्ञानगंज पे सबसे मशहूर किताब आपने, क्योंकि भगवान जी ने बोला वो ज्ञानगंज में रहे थे काफ़ी टाइम पे, वहाँ देखा वहाँ 5-5 हज़ार साल पुराने लोग अभी भी हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वटेवर। ये मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या हुआ था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये घटना है, संपूर्णानंद जी का नाम लोग शायद अब नहीं जानते होंगे, आपको पता होगा यूपी के सेकंड मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी, ठीक है। संपूर्णानंद जी जो उनके नाम से, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम से संस्कृत का महाविद्यालय है निकाल से विश्व, उसमें संपूर्णानंद जी की दोस्ती सुभाष चंद्र बोस से 1920 के दशक की थी, ठीक है। संपूर्णानंद जी का कॉन्टैक्ट गुमनामी बाबा के साथ में था, अच्छा, ठीक है जी। तो एक बार गुमनामी बाबा और संपूर्णानंद जी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, अंग्रेजी की बातचीत थी, उसमें पूछा कि डू यू नो त्रिपाठी, आप त्रिपाठी को जानते हो? मतलब संपूर्णानंद जी सवाल पूछ रहे हैं उस आदमी से जिसको गुमनामी बाबा कहा जाता है, डू यू नो त्रिपाठी को समझते हो? मैं नाम सुना उसका मैंने, मतलब मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो बोला, व्हाट अबाउट हिम, क्या उसके बारे में क्या है? कहता नहीं, उसके गुरु गोपीनाथ कविराज ने बोल दिया कि आप यहाँ पे हो। तो दैट इज कमलापति त्रिपाठी, जो उस टाइम पे उनके अंडर मिनिस्टर था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने हैं। और कहा कि इंदिरा जी, जो कि इंदिरा जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई थी बाद में जाकर के, उन्होंने भी बहुत तंत्र मंत्र किए, ये वैष्णो देवी का उद्धार भी इंदिरा जी के हाथ से हुआ था। तो इंदिरा जी को आध्यात्म की तरफ को ले जाने में एक काफ़ी, उसमें एक जो हाथ था उसमें से ये अपने कमलापति त्रिपाठी जी का भी था। तो उसने ये शब्द यूज़ किया कि कमलापति त्रिपाठी जी का जो गुरु है गोपीनाथ कविराज, उसने बता दिया कि तुम यहाँ पर हो। गोपीनाथ कविराज बहुत जाने माने तंत्र के एक्सपर्ट थे, और उनकी किताब है आपकी ज्ञानगंज के ऊपर, वो गुमनामी बाबा का चेला इनडायरेक्टली। उसके अलावा एक और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था, लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने अंग्रेजी में डाला था उसमें गुरु पूर्णिमा पे, कि एक तो गुरु होते हैं, एक महागुरु होते हैं, एक परम गुरु होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपका आजकल आईबी बैठती है, आईबी का डायरेक्टर होता है 1 साल 2 साल के लिए, इससे ऊपर किसी को जो लगाते नहीं, बड़ा सेंसिटिव पोजीशन है। तो सबसे लंबा जो डायरेक्टर आईबी का रहा है अभी तक वो है मिस्टर बीएन मलिक, भोलानाथ मलिक, जो 1948 में डायरेक्टर बना है और 65 तक तो डायरेक्टली रहा है, 65-66 तक। उसके बाद भी वो कमांड में रहा था, मुझे इंडिकेशन है कि वो 77 तक वो ही वॉज इन चार्ज, ठीक है। तो 16 साल तो डायरेक्टली था, और उस ज़माने में कोई रॉ नहीं थी, उस ज़माने में कोई सीबीआई नहीं थी, तो ही वॉज द टॉप मैन। तो वो उनका दूसरा नाम भी है उनका किंकर विश्वानंद जी महाराज, ये वही है गोपीनाथ कविराज, इसी का नाम है बीएन मलिक का। वो साधु हो गया था। इसका गुरु कौन था? इसका गुरु थे सीताराम मुंकाना ठाकुर महाराज। सीताराम मुंकाना ठाकुर महाराज बड़े जाने माने बंगाली साधु थे, और उनके 2 बहुत बड़े चेले हुआ करते थे। एक तो हमारा ये किंकर विश्वानंद महाराज जो अपने ये आईबी के डायरेक्टर नंबर 1, दूसरा जनरल उबान। जनरल उबान जो थे भारत की आर्मी के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसमें तिब्बतन को यूज़ किया जाता है, और हमने उसको चिट्टागांव में हमने 71 की हमारी फौज में पहले वही गए थे मारपीट करने के, ये ऑन रिकॉर्ड पर है। सुजान सिंह उबन सरदार जी उसके चेले थे। तो फोटोएं आपको बड़ी रेयर मिलती हैं वर्ल्ड की सुजान सिंह उबन के साथ
RN काओ बैठे हुए हैं जो रॉ के चीफ थे। ये तो काओ साहब की शायद एक ही फोटो है ऑपरेशन में, वो ये वाली है कि सुजान सिंह गोबन और काओ साहब बैठे हुए हैं और दलाई लामा का भाई खड़ा हुआ है। फिर फोटो है सुजान सिंह गोबन जो है महाराज के साथ बैठे हुए हैं, अपने सीताराम गंगा ठाकुर महाराज के साथ में। सुजान सिंह गोबन ने अपनी किताब में लिखा है कि बांग्लादेश की लड़ाई में जो भी हुआ, वो जो भी करना था, वो मुझे बहुत पहले मेरे महाराज सीताराम गंगा ठाकुर महाराज ने मुझे पहले से बोल दिया था आपने ये करना है, और जो भी मैंने काम किया उसके मास्टरमाइंड ये है। और हमारी इन्फॉर्मेशन ये कि सीताराम गंगा ठाकुर महाराज को चाबी देने वाले गुमनामी बाबा थे पीछे से। तो यहाँ बहुत से कनेक्शन वो हैं, तो साधु महात्मा ये वो। आपको लगता है कि मजाक है तो मैं आपको जाके उसकी किताब पढ़ लो भैया। उबान को तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि उनका रोल था। आप BN मालिक को तो डिस्प्यूट नहीं कर सकते, वो साधु बन गए थे बाद में जाकर के। तो ये चीज़ें हैं, लोग अध्यात्म को समझते नहीं है। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी और इंडिकेशन देता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये घटनाएं विदेश में होती, यहाँ नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक बीच में फाइलें सीक्रेट निकल के आई थी कि इन चीज़ों पे अमेरिकन और CIA और KGB भी एक्सपेरिमेंट करती आई हैं, माइंड कंट्रोल पे, इन चीज़ की। अगर टेलीपैथी पे, एस्ट्रल ट्रैवल पे, ये वो भी करते हैं। हाँ। तो गुमनामी बाबा ना ऐसी बातें करा करते थे कि मैंने देखा है। इनफैक्ट आप मुझे बताइए कौन सा बाबा बैठ करके रशिया में जो टॉर्चर करते हैं या जो चाइना में जो टॉर्चर करते हैं उसको कंपेयर करें बैठ करके। ये भी एक टॉपिक है बात करने वाला, वो करता था बैठ, उन्होंने की बात करी। तो उन्होंने नाम लिया है किसी रशियन साइंटिस्ट का, ग्रिगोरी का नाम भूल गया मैं करके। बाद में मैंने देखा कि कोई CIA का फाइल रिलीज हुआ है, उसमें नाम है उस आदमी का, कि वो बहुत बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो भी टेस्ट कर रहे थे कि आदमी का ये करे ना करे, लेकिन वो शायद पता नहीं जो भी था। तो वो भी ऐसी तरह की बातें करना। और मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन लगी कि हम भी ये करते थे। तो हमारे भी इंटेलिजेंस वालों ने ये जो धार्मिक कुछ चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए, अगर कोई शक्ति है कि मैं दीवार के पार देख सकता हूँ, तो IB के पास होनी चाहिए ना, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में सर। तो वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत इवॉल्व लोग हैं। तो अगर एक सही में एक, हम सिर्फ मैटर को समझते हैं, मैटर तो इतना सा है, एनर्जीज और वाइब्रेशन कितनी है। हाँ, और यही एनर्जीज ही हैं जो जिसके दम पर ये सारा अध्यात्म खड़ा हुआ है। वो इसी की बातें करते थे जिसको आप गुमनामी बाबा कह रहे हैं। वो कहते थे, उन्होंने आगे आने समय पे क्या होगा उसकी बातें की हैं। उसमें से कई बातें ठीक निकली है, 2-4 बातें ठीक नहीं निकली है। उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान बहुत, क्योंकि सर डेफिनेटली भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। भविष्य आप देख सकते हैं, लेकिन सबके कलेक्टिव कर्मा हैं जो भविष्य बदल भी सकते हैं। वो थोड़ा सा उस मामले में मैं बोलूँगा तो वो थोड़ा सा, वो कह रहे मैं ही करूँगा जो करूँगा। उनका ये मानना था कि वो कहते कि मेरी साधना जो है व्यर्थ नहीं जाएगी, और अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार, किसी की ज़रूरत ना इनसाइड ना आउटसाइड। और उन्होंने बताया कि हमको ये प्रॉब्लम आने वाली है चाइना से। आज तो चाइना की बात आप अभी कर रहे हो, चाइना की बात उस टाइम से कर रहे थे। ये प्रॉब्लम आने वाली है, वो कोई ऐसा वेपन बनाएंगे जो उन पर बैकफायर होगा, उनकी इंटरनल कोलैप्स होगा। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, इंटरनल कोलैप्स होगा उनका। और वो शुरू में आपको लगेगा कि हम लोग हार रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा ऊपर आना निश्चित है। अमेरिका सिमट जाएगा अपने मेनलैंड में, यूरोप में हालत ख़राब होगी। ऐसी बातें, बहुत सी बातें उन्होंने बोली हैं। जैसे कई बातें ठीक निकली कि रशिया टूट जाएगा, ये किसी को सपने में ख्याल नहीं था 60s में। उन्होंने पहले बोल दिया कि ये खत्म हो गई, ये कम्युनिस्ट स्पिरिचुअल पावर्स जिन लोगों के पास होते हैं सर। अब मुझे पता नहीं, मैं तो उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं तो बहुत कम क्षमता वाला आदमी हूँ कि ऐसे वो लोग जिनकी क्षमता हमसे लाख गुना ज़्यादा है, जैसे जनरल उबान की बात कर रहे हैं, या जो आदमी हमारी IB का चीफ रहा है 16 साल तक, अगर वो अध्यात्म को मानता तो मैं किस खेत की मूली हूँ। It is as simple as that. तो through indirect this thing I can tell you कि वो ऐसी बोलते हैं। मेरा काम तो सिंपल सा रिपोर्टर है जाके बताना कि ये लिखा गया, लेकिन ये जितने लोगों से मैं मिला वहाँ पे, और उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं कि ये व्यक्ति जो भी यहाँ बैठा था, इसके पास में इस तरह की शक्तियाँ थी। वो खुद बोलता था कि मैं निकल के जा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। और जो घटनाएं बाहर होती थी किसी को नहीं मालूम, उनको मालूम होता था। पहले मैं ना सुभाष चंद्र बोस को समझना चाहती हूँ। मैं उस सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रही हूँ जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या जो फ्रीडम फाइटर थे जिनका बहुत एक हम कहते हैं ना कि बहुत रुद्र रूप हमने देखा है, रौद्र सा रूप देखा है। मैं उस सुभाष चंद्र बोस को जानना चाहती हूँ जो आध्यात्मिक थे, जो हिमालय गए। देखिए उसमें है कि वो मेरा जोड़ीदार उसके लिए अच्छा आदमी है, लेकिन अब छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सुभाष बोस दोनों एक ही हैं। वो रुद्र रूप वही था, लेकिन ये था कि ये नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म कटक में हुआ था, उड़ीसा में, और उनके पिताजी बहुत जाने माने वकील थे, तो अच्छे धनी परिवार से थे वो। और जहाँ तक मेरे को समझ में आती कि उन्होंने शुरुआत में उनको मतलब अंग्रेजी उन्होंने पहले बोलना ज़्यादा पकड़ लिया, और उनको जब वो
थोड़े से बड़े हुए 10-12 साल के बाद में तो कलकत्ता शिफ्ट कर गए थे। तो कलकत्ता में जब वो बंगला बोलते थे, जो उनकी मदर टंग थी, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड था, क्योंकि अमीर घर में उस ज़माने में कल्चर भी था कि जितने अमीर घर के बच्चे थे वो इस तरह की एजुकेशन लेते थे। लेकिन ये व्यक्ति बहुत अलग था और उनको 12, 13, 14 साल की उम्र में एकदम से अंदर से आध्यात्म की वो जागी। और ये कोई वो नहीं है, मतलब ये जो आपको मैं सुना रहा हूँ ये नोन फैक्ट्स है, कोई भी किताब पढ़ी उसमें ये लिखा है उनके बारे में। तो ये सबको कि वो उन्होंने सारी धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। करते 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 मेरे ख्याल से 17 साल की एज के आसपास में वो, अब क्या आप देखिए अमीर घर का बच्चा है, उसमें इस तरह की फीलिंग आ गई। फिर वो क्या होता था कि कभी मान लीजिए कोई उस ज़माने में टीबी फैल गया, कोलोरा फैल गया, उनका इलाज उस ज़माने में नहीं था, ये चुपचाप घर से भाग जाएं गरीबों की सेवा करने के लिए। फिर करते करते ये साधु महात्माओं के पीछे उनकी हमें गुरु चाहिए ढूंढना, ये करना, कभी उनसे मिला करते करते फिर एक दिन ये करके ये और इनके मित्र थे वो दोनों घर से भाग गए। और वो घर से भाग करके वो अलग अलग जगह पे, मथुरा में थे, हिमालय पर्वत में गए, करते करते फिर वो कहा जाता है फिर वापस आ गए वहाँ से। कोई अलग अलग थ्योरियाँ हैं, मैंने कहीं किताब पढ़ा था कि उनको अपनी माँ की याद आई, कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं था, कोई किसी ने उनको बोला कि तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया है, बट वो हिमालय तक गए हैं बचपन में और वहाँ से करके फिर वापस आ गए। और उसके बाद में उनको जीवन में एक और नया दौर शुरू हो गया। लेकिन जब वो नेताजी के फेज़ में आते हैं, जब वो सुभाष चंद्र बोस तो घर में सुवी उनको बोलते थे जो उनसे छोटे थे, तो जो सुवी नाम का लड़का था उसमें और नेताजी बनने के बीच में काफ़ी लंबा फेज़ है। नेताजी बने हैं वो 1943 के आसपास में, उनकी जीवन का 43 या 42 लगा लीजिए आप। तो वो जब वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और जो उनके हम फोटो में वीडियो देखते हैं आजकल, उस फेज़ के अंदर भी वहाँ जो लोग उनके आसपास में थे, इंक्लूडिंग वो लोग जो हिंदू नहीं हैं, उन्होंने बोला कि ये आदमी रात को अपने सैफरन कपड़े पहन करके अपने कमरे में ध्यान लगाता था। और उस फेज़ के अंदर भी जब वो नेताजी के फेज़ में थे तो गीता उनके, भगवत गीता उनके हाथ में हमेशा रहती थी, हमेशा जय मेरे, हमेशा 24/7। और रात को सोते थे तो अपने पलंग के नीचे रख के उसके ऊपर सोते थे। माला थी, रुद्राक्ष की माला वगैरह, वो उनके हाथ में, उनके पास में रखा। तो वो आदमी हमेशा से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था। और इवन नेताजी के फेज़ के अंदर उनका ये हाल था। और लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं, उसमें कई चमत्कारी बातें बोली हैं, लेकिन परिवार के लोगों ने बोला कि यही उनका घर में हालत था कि ध्यान साधना लगाते थे वो। तो सुभाष बोस जो थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से थे। तो शायद एक कनेक्शन वो मेरा स्पीकिंग ट्री के साथ में है कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व था और वो बचपन से उसके अंदर ये अंदर जाने की इच्छा थी कि क्या है सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है सर, जितना मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, कि वो साधु थे लेकिन वो नागा साधु वाली कैटेगरी में आते हैं। उनका जो एक फ्लेवर था ना, जो उनका व्यवहार था, वहाँ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे, अगेन ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये है कि शायद वो वहाँ पे जैसे बंगाल में तांत्रिक जो है ना उस पर काफ़ी लोग ध्यान देते हैं उस साइड का, क्योंकि वहाँ शक्ति के उपासक होते हैं, उस साइड पे उनका रहा होगा ज़्यादा करके। लेकिन वो फिर जब हम गुमनामी बाबा के फेस पे आएंगे तो शायद तब ये इट विल मेक मच, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, तब आपको बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन हाँ, उनका तांत्रिक उनसे वो था, लेकिन एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन हम जब गुमनामी बाबा पे आएंगे तब उससे बात करेंगे उसके बारे में। आप 3-4 बार गुमनामी बाबा बोल चुके हैं, कौन है ये गुमनामी बाबा? देखिए, ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस से जोड़ रहे हैं मोटा मोटा कहानी है इसका, मेरा ही करा धरा है सब कुछ ये। देखिए, जब मैं एक्टिव हुआ था इस केस में, उससे पहले नेताजी की डेथ को लेके मिस्ट्री सभी को पता है। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है, सबको पता है, ये कोई नई बात, हर एक भारतीय को पता है, ना केवल भारतीयों को, मैं तो विदेशों में कई जगह हूँ कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, जो सेकंड जनरेशन, थर्ड, सभी को पता है। बिकॉज भारत के जो 3 सबसे बड़े बड़े नाम पॉलिटिक्स में, कम से कम अगर आज से आप 20-30 साल पहले जाएंगे तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जी का नाम आता था। तो ये भारत के सबसे 3 मशहूर लोग माने जाते थे। तो कोई भी आदमी जो भारत का हो, चाहे उसके दादा परदादा भारत से रहे हों, सभी को सुभाष बोस का नाम पता है। तो सुभाष बोस की डेथ को लेके कंट्रोवर्सी है, ये सभी को पता है। और ये भी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है कि देखिए, वो जो नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री है अपने आप में, वो भी दुनिया में ऐसी कोई और डेथ मिस्ट्री नहीं है। तो मेरी किस्मत थी कि मैं उस टाइम पे पैदा हुआ जब इंटरनेट का आगमन हो चुका था, क्योंकि ये बिना इंटरनेशनल लेवल पे गए आप इस केस को समझ नहीं पाएंगे। दुनिया में रिकॉर्ड अलग अलग कंट्रीज़ में, ये पूरा कहानी जैसे उनके विदेशों में अलग अलग जगह पे है।
और दूसरा ये कि समय के साथ से जो आज की जनरेशन को समझ में नहीं आया कि जितना खुल करके हम आज बोल पाते हैं वो पहले ऐसा नहीं था दौर। बिल्कुल। तो वो खुल के वो दौर शुरू हो गया। फिर मैं मीडिया का आदमी था, मैं तो मुझे उसका एडवांटेज है कि हमारा काम ही लोगों से बात करना है, लोगों से पता लगाना है ऊपर के नीचे से। तो पहले लोग कंफ्यूज थे कि हाँ सुभाष बोस की डेथ को मिस्ट्री है, कोई कहता जीवित थे, कोई कहता नहीं मरे, कोई कहता यहाँ थे वहाँ थे। मैंने ही उस पूरे नैरेटिव को क्लीन अप किया और मैंने साल 2005 में मेरी पहली किताब आई थी, तो उसके बाद मैंने एक नैरेटिव सेट किया जो आज के दिन में मेन स्ट्रीम हो चुका है। मेरे जो खिलाफ में है वो भी इस पैटर्न पे चलते हैं। तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जो इस्तेमाल कर रहे हो खांचा वो मेरा ही बनाया हुआ है, तो वो भी आप मुझे इनफैक्ट मुझे ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। वो मेरा नैरेटिव जो मैंने जो खांचा रेडी किया कि नेताजी की डेथ पे 3 थ्योरियाँ टेबल पे हैं। इसका मतलब चौथी थ्योरी को टेबल पे नहीं है, बिकॉज कोई भी थ्योरी हो, कोई भी कुछ बोले, उसके पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे पत्रकार लोग रह चुके हैं, बिना एविडेंस के बात नहीं करेंगे। तो पहली थ्योरी जो सरकारी थ्योरी है, गवर्नमेंट के लोग और कई INA के लोग कह सकते हैं, ये सब लोग जो बोलते हैं कि सुभाष बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में ताइवान में ताइपाई में हो गई थी, ये सरकारी व्यू है। दिस वाज द ऑफिशियल व्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली थ्योरी प्लेन क्रैश की उनकी डेथ आजकल का जो उसको ताइपाई शहर जो है ताइवान का, जो सुभाष बोस की 18 अगस्त 1945 को वहाँ एक विमान का दुर्घटना हुई, उसमें डेथ हो गई। ये पहली थ्योरी है। सेकंड थ्योरी है कि उनको रशिया में उनको मार दिया गया। KGB ने उनको नाम लेते हैं KGB का, स्टालिन का, कि वहाँ पे जो रशिया में जो गुलाग थे, आपके साइबेरिया में जो कैंप थे, वहीं के उनको रखा गया एज ए प्रिजनर, उनको मार दिया गया वहाँ पे। और ये अपनी तीसरी कहानी जो निकल के आती है कि जो एक मोटा कि नेताजी साधु महात्मा बन गए थे। तो उसमें टेक्निकली 2 कहानियाँ आती है। एक आती है शॉलमारी साधु की कहानी आती है, जो आपके बंगाल के बॉर्डर पे है, बंगाल और भूटान के बॉर्डर में, नॉर्थ बंगाल कहते हैं, लेकिन ये बॉर्डर में पड़ता है। मुझे पता नहीं कि भूटान का बॉर्डर है कि आजकल बांग्लादेश का बॉर्डर, बट एक बॉर्डर इलाका है। तो शॉलमारी साधु और गुमनामी बाबा, कई लोग इन दोनों को मिला भी देते हैं। वो समझ, जैसे कि हमारे स्वामी साहब दोनों को एक ही समझते हैं, अलग अलग कहानी है, इनका लिंक है आपस में, लेकिन उनके ऐसा लिंक नहीं है। लेकिन मोटा उसमें से गुमनामी बाबा की कहानी जो है वो निकल के आती है। और उस कहानी को मैंने शुरुआत नहीं की थी, मैंने शुरुआत किसी की भी नहीं करी, मैं तो बाद में आया हूँ। ये कहानी तो चलती आ रही है 45 से लेकर के, लेकिन मैंने ही इस गुमनामी बाबा की कहानी को निकाल करके, जो एक छोटे लेवल पे पहली बार रिपोर्ट हुई थी फैज़ाबाद में, UP के अंदर, अशोक टंडन जी ने स्टोरी को ब्रेक किया था और लोगों ने इस पर काम किया बाद में, लेकिन वो कभी UP से बाहर निकल के नहीं आई स्टोरी, कभी लिमिटेड रही वहाँ पे। लेकिन मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके चला गया, तो उसकी वजह से। तो आपके सामने ये 3 थ्योरियाँ हैं, तो इन 3 थ्योरी में कुछ ना कुछ एविडेंस है। तो जो भी डिबेट आपको करनी है इन 3 थ्योरी पे करने की, या तो रशिया मार दिया, या फिर आपको प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, या गुमनामी बाबा है। तो ये जो भी आज के दिन में डिस्कशन करता है नेताजी की डेथ को लेकर के, वो इस खांचे के अंदर बात करता है, और ये खांचा मेरा बनाया हुआ है। तो जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मुझे जब मेरे बोलते, वो भी मेरे खांचे को यूज़ करते हैं कि भाई बनाया तो मैंने था, या आपसे मुझसे पहले तो क्लैरिटी लोगों में थी नहीं, बात करके बात किस पे करेंगे। तो ये खांचा है आपके सामने। 3 में से एक ऑप्शन आपको टच करना पड़ेगा। राइट। आपको क्या लगता है कि नेताजी क्या कलेक्टिव कार्मिक पाथ को कहीं ना कहीं बदलने आए थे? क्योंकि जो कुछ चल रहा था उस वक्त इंडिया में, भारत में जो भी कुछ चल रहा था, हम इतने सालों से, ये एक लार्जर इशू है। ये तो कोई धार्मिक व्यक्ति बता सकता है कि ऊपर से क्या खेल हुआ है कि कुछ ना कुछ तो, क्योंकि जब इस हालात खराब होते कोई ना कोई तो आता है देश की दशा बदलने के लिए। तो ये व्यक्ति भी देश की दशा बदलने के लिए एकदम से, अगर वो नहीं होते तो हम लोग आज़ाद नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा डिवाइन प्लान था कि 1945 में आज़ादी से पहले ही, जो अगर 3 थ्योरी हैं, तीनों में वो गायब तो हुए ना। देखिए तीनों में वो हैं तो नहीं है। पहली थ्योरी में प्लेन क्रैश में मारे गए, दूसरी थ्योरी में रशिया में मारे गए, तीसरी थ्योरी में या तो वो गुमनामी बाबा हो सकते हैं, या मतलब उसका मतलब कि 3 में से एक ही जगह कहानी सच होगी ना, कि अगर वो प्लेन क्रैश में मर गए तो बाकी 2 स्टोरी रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर वो रशिया में मारे गए तो वो प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे, और वो फैज़ाबाद में नहीं, गुमनामी बाबा नहीं हो सकते। और अगर गुमनामी बाबा है तो बाकी दोनों थ्योरी गलत है। तो वो एक ही जगह पे हो सकता है कहानी सच। डिवाइन प्लान से एग्जिट कैसे? वो डिवाइन का आंसर का हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो क्या खेल हो सकता है। क्योंकि गुमनामी बाबा, क्योंकि मैं तीसरी थ्योरी को मैं सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिया कि उसमें डिवाइन रोल क्या है। तो उन्होंने बातचीत की है। बाकी तो वो कह रहे हैं कि बचपन से मैं अलग पैदा हुआ था, मैं अलग काम करने के लिए आया था। और आज के दिन में हम जब डिक्लासिफाइड फाइल्स पढ़ते हैं, और आजकल लोग खुल के बोलने का जो माहौल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पैदा हुए थे, अभी तो आप जो खासकर यंग लोग हैं जितने देख रहे हैं उनको, आप तो बहुत किस्मत वाले कि आपको कम से कम दूसरी बातें सुनने को मिलती हैं। हम लोग के दिमाग में तो उन्होंने यही भर दिया था कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। तो हमें सब पता नहीं था ये चीज़ें कि क्या हुई हैं। वो तो बाद में जाकर के जब आप
ढूंढना शुरू किया और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पढ़ने शुरू किए, तब समझ में आया कि भारत तो सुभाष बोस की वजह से आज़ाद हुआ था। वो तो अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे आपकी मिलिट्री को, आपकी फौज को लेकर के। यहाँ बहुत गलत बातें लोगों को बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ आजकल जो विजुअल डिपिक्शन दिखाए जाते हैं कि अंग्रेज जाकर के गांव में लोगों को मार रहा है, ठीक है भैया। अंग्रेज वो आदमी है कि वहाँ पे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाए वो मर जाते हैं बेचारे गर्मी के अंदर, कि वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अंग्रेज 45 डिग्री में जाकर के गाँव में लोगों को मारेंगे? अंग्रेज बैठते थे शिमला में, वो बैठते थे आपके हिल स्टेशन में जाकर के, वहाँ से वो ऑर्डर देते थे आपको और यहाँ मारने के लिए हमारे हिंदुस्तानी साहब बताओ किसको मारना है, कौन से जलियांवाला बाग में जाना, कौन से जाना, मैं मारूंगा गोली आकर के। तो अंग्रेजों का पूरा सिस्टम चलाने वाले वो भारतीय ही थे, जिनके बच्चे और जिनके पोते पातियाँ टॉप लेवल की पोजीशन में बैठे हैं भारत में, विदेश के अंदर आज के दिन में, ठीक है। तो वो सारा का सारा राज अंग्रेजों का इन्होंने चलाया। और उसमें सबसे जो पावरफुल उनका उनकी जो डंडा था, जिसकी वजह से पूरे एम्पायर को भारत और भारत के बाहर कंट्रोल करते, वो थी इंडियन आर्मी। उस इंडियन आर्मी में सुभाष बोस की वजह से रिवोल्ट की नौबत आ गई, वो इसलिए वो भारत छोड़ के गए थे। वो अब इन्होंने हमारे वो सर में वो कहानी डाल दी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो उस चक्कर में ये इतना कन्फ्यूजन था। ये सुभाष बोस की वजह से इतना बड़ा अगर युग परिवर्तन हुआ है, अगर आप ये हम मान के कि भारत का आज़ाद होना है, पूरे युग का बदलना है और पूरी डेस्टिनी पूरी दुनिया की बदल गई है। बिकॉज दुनिया का हम अब ऑलमोस्ट आधा हमारी पॉपुलेशन होने वाली है हमारी, अगर मिला देंगे तो अब चाइना को हमने ओवरटेक कर दिया। इतने बड़ा देश, इतना पुराना प्राचीन सबसे देश हम मानते हैं दुनिया का, इतनी बड़ी आबादी, अगर उसका पूरा हमने आज़ादी हमने उससे निकाल के बाहर निकाला और ये परिवर्तन आने में सुभाष बोस की नंबर 1 भूमिका है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रहा होगा पीछे। 45 में प्लेन क्रैश, अगर हम उस थ्योरी से जाए, हाँ, जो गवर्नमेंट 45 में प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई, 46-47 2 साल बाद हमें आज़ादी मिल गई, लगभग 2 साल बाद ट्रांसफर पावर हुआ उसको, आज़ादी ट्रांसफर पावर, जो एक्चुअल वर्ड है ट्रांसफर पावर। हाँ, युग परिवर्तन मान लीजिए। हाँ, युग मतलब स्टार्टिंग हो गया। हाँ। तो उन 2 साल में तो ब्रिटिशर्स के पास मौका था कि सुभाष चंद्र बोस नहीं है, जो रिवोल्ट हुआ है, जो विद्रोह हुआ है आर्मी में, वो ठीक कर सकते थे। फिर नहीं, ऐसा हुआ था कि एक तो वहाँ मेरा सवाल ये है सर कि क्या ऐसा हो सकता है, जो लोग गुमनामी बाबा की थ्योरी पे जाते हैं कि 45 में ये थ्योरी ना हुई हो, प्लेन क्रैश ना हुआ हो, वो मरे ना हो, उनकी मृत्यु नहीं हुई हो, ना रशिया में उनको मारा गया हो, आके वापस से बैक कैमरा या बैक एंड पे काम कर रहे हों वो? ये इस सवाल का जवाब देने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं आपको जैसे घटनाक्रम उस टाइम से हुआ पे उस पे चलूँगा, ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि उस घटनाक्रम में कहाँ से हमको एविडेंस मिल रहे हैं कि वो कहानी ठीक नहीं थी, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है कि मैं इस घटनाक्रम को छोड़ के मैं सीधा गुमनामी बाबा पे आ जाऊं और आपको ये बताऊं कि गुमनामी बाबा ने क्या बोला कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो अगर मैं आपको बैक ले जाऊंगा कि गुमनामी बाबा ने बोला कि 45 में क्या हुआ था, मैं रशिया में चला गया, रशिया में क्या हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे संन्यास ले लिया 1950 में, ये हुआ ये वो करके, ऐसे 1949 में 50 में बोला कि संन्यास ले लिया था, तो वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हम उसको एक क्रोनोलॉजिकली लेके चलते हैं कि जो क्योंकि एट दी एंड ऑफ डे मैं एक पत्रकार हूँ, हम पत्रकार तो कागज़ पन्ना रिकॉर्ड देखेंगे, हम लोग तो और चीज़ पे जाएंगे नहीं पहले। तो कहानी ये उसमें निकल के आ रही है कि जो आपने सवाल पूछा कि वो उस टाइम पे था। देखिए, पहली बात है कि अगेन ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि आज के दिन में हम जब बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, 1965 की लड़ाई हो गई, 65 वॉर हो गई, 71 की वॉर है, कारगिल वॉर है। हम इन सारी बातों को एक ही तराजू में तोल देते हैं। 71 की वॉर, 65 की वॉर और कारगिल वॉर, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे आप मिला लो और उसके सामने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रख दो तो ये स्कूल की पिकनिक भी नहीं है उसके सामने। उसका स्केल इतना ज़्यादा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सही कह रहे हैं। हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप कि लोगों को आइडिया नहीं है कि आप वर्ल्ड पावर्स का मतलब क्या होता है। कि आज के दिन में हमारे पास हमारी एयरफोर्स में 400-500 जहाज है मेरे ख्याल से। अमेरिका के पास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40-42 हज़ार जहाज थे, ठीक है। आपको पता नहीं है आप कहाँ की दुनिया में वर्ल्ड पावर्स का मतलब क्या होता है, किस लेवल पे वो लोग डील, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस कत्लेआम किस टाइम पे हो रहा था। उस पर्टिकुलर टाइम पे सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हुए क्योंकि उनको लगा कि भारत की आज़ादी मिलने का ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि अंग्रेज जितना पावरफुल है हमसे, उसको हम नहीं हरा सकते, कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक ही तरीका, फॉरेन में जाइए, उनके दुश्मन की मदद लीजिए जो उन्होंने ली। तो ये वहाँ पे गए और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लड़ाई का जो अंत हुआ है वो हुआ बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि पहले तो ये लगा था कि लड़ाई और खींचेगी, और सुभाष बोस के प्लान थी कि अगर ऐसे लड़ाई बैटल फील्ड पर नहीं लड़ सकते तो हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर पे चले जाएंगे। वो 2 साल तक लड़े ना, उनकी वो क्षमता थी। यहाँ तो हम लोग 10 दिन में हमारे घुटने टेक देंगे हम लोग, तो
8-10 दिन से लड़ने की हमारी क्षमता है नहीं आज के दिन में। हमें सीज़फायर करना ही पड़ेगा। 71 में हमने 12 दिन की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि 10-12 दिन का हमारा हथियार खत्म हो जाएगा हमारे पास में। सुभाष बोस ऑलमोस्ट 2 साल तक लड़े हैं वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो वो उनके पास प्लानिंग था कि और लड़ाई करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये जो बहुत बड़ा जो चेंज आया पूरे सिचुएशन में कि अमेरिका ने फटाफट एटम बम डाल दिया। किसी को नहीं मालूम था कि एटम बम नाम की चीज़ क्या होती है। सडनली वन फाइन मॉर्निंग पता लगा कि हिरोशिमा नागासाकी वो बम डाल दिए, और ऐसा वेपन आया है कि कोई लड़ने के लायक नहीं रहेगा। और इकलौता कंट्री वर्ल्ड में जिसके पास एटम बम थे। तो उन्होंने फटाफट, जापान ने 15 अगस्त सन 45 को सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो 15 अगस्त को जब सरेंडर उनका होता है तो इनके पास में ऑप्शन बड़े लिमिटेड होते हैं, क्या करेंगे। तो उसमें कहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, तो सरेंडर कहाँ करें, इनके साथ में करें, अलग से करें। मेरे अंदर लाखों आदमी उनके अंडर काम कर रहे थे, उनकी फ़ौज में काफ़ी लोग थे, उस फौज में बहुत सी लड़कियां भी थी, सबकी चिंता थी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी। तो वो जो कहानी वहाँ दी जाती है जापानी की तरह कि वो उनको बोला कि उन्होंने पूछा भी हम कैसे क्या करें, सरेंडर कहाँ करें, आपके साथ तो नहीं करेंगे, हमारी तो अलग गवर्नमेंट है हमारी तो कह रहे हम नहीं बता सकते, हमारे जो टोक्यो में जो बैठे हैं हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन टोक्यो में बात करने का कोई सीन नहीं है, वो नेटवर्क टूट गया, कम्युनिकेशन टूट गया, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, तो आप वहाँ चले जाओ। तो वो आदमी सुभाष बोस कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से वो जापान टोक्यो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई है। तो जो कहानी जो उस टाइम पे किसी को समझ में नहीं आई, या जो इतिहासकार जो होते हैं वो उसको उठा के उनका प्रॉब्लम होता है कि आजकल एक धंधा चल गया साइटेशन वाला, कि मैं एक सोर्स निकालूंगा, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है उसको मैं कोट कर दूंगा कि फला फला आदमी ने ये बोला, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपने मुझे अगर पकड़ा ट्विटर पे, एक्स पे, या मुझे आपने पकड़ा कोर्ट में कि मैंने नहीं कहा वो, तो उसको मैं तो साइटेशन दे दिया। तो उस टाइम पे साइटेशन के नाम पे ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड थे जो उन्होंने पब्लिक किए थे, ये गवर्नमेंट की कथन थे कि साहब गवर्नमेंट कहती है मर गए प्लेन क्रैश में, जापानी कहते हैं, आप कहानी के अंदर नहीं गए। अब जब मैं एक्टिव हुआ तो हम लोग कहानी के अंदर गए, हमने रिपोर्टें निकाली इंटेलिजेंस की, हमने रिपोर्टें निकाली इंक्वायरी की, देश की विदेश की। तो वहाँ पे पता लगा कि जैसे ये जो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो लोग बात करते हैं कि पहला सवाल मतलब ये कि मैं प्लेन क्रैश को क्यों नहीं मानता, सुभाष बोस की डेथ अगर प्लेन क्रैश में हुई थी तो क्यों नहीं मानो उसको मैं। उसका प्रॉब्लम, एक पहला प्रॉब्लम उसका जो उन्होंने उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने जब वो इस देश में थे उन्होंने इंक्वायरी करवाई उसकी, तो उसमें आईबी और मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, आईबी के, सीआईडी के, जिनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में। तो उनकी रिपोर्टें अवेलेबल नहीं थी, रिपोर्टें बाद में मिली हमारे को, तो उनको ही डाउट हुए। तो पहली चीज़ जो उन्होंने पकड़ी है कि ये जो सुभाष बोस के बारे में कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में मौत हो गई उनकी, कि माधुरा सिंधिया की हेलीकॉप्टर में मौत हो गई, संजय गांधी जी की मौत होगी प्लेन क्रैश में, तो सुभाष बोस की मौत की कहानी इन कहानी जैसी नहीं है। संजय गांधी जी की दिल्ली में प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, इसमें बड़ा कहानी बिल्कुल क्लियर है कि संजय गांधी जी को लोगों ने सफदरजंग एयरपोर्ट पे आते देखा, क्लियर आई विटनेस एविडेंस है। लोगों ने उनको जहाज़ में बैठते हुए देखा, एविडेंस बड़ा क्लियर है। 2 आदमी थे, जहाज़ ऊपर उड़ा, जब लोगों ने जहाज़ को उड़ते देखा, चक्कर कटा जहाज़ में और जहाज़ क्रैश कर गया अनफॉर्चुनेटली। वो पीछे लोग भागे भागे गए, जो भी पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड, जो भी बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों की डेथ हो गई और उनकी बॉडीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो कहानी क्लियर है। लेकिन सुभाष बोस की कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी कहानी उनको समझ में आ गया, अंग्रेज़ों को, जो इंटेलिजेंस के लोगों से। लोग वर्बली कह रहे थे कि प्लेन क्रैश हुआ, वर्बली बोला कि साहब ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन जब उन्होंने पता लगाया तो डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है। जापानीज ने जानबूझ करके डॉक्यूमेंट जला दिए उनके मूवमेंट्स के। और क्यों चला रहे हैं आप लोग, आपकी कंट्री में एटम बम फट चुकी, इस बात का आप लोग उनका डॉक्यूमेंट फूक रहे हो उनकी मूवमेंट्स का। फिर आप जानबूझ करके आदमी की डेथ 18 अगस्त को होती है, आप अनाउंस कर रहे हो 4 दिन के बाद में। 4 दिन छुपाने का मतलब क्या है? जिस कंट्री के ऊपर 2 एटम बम गिर चुके हों, वो किसी एक आदमी के मरने की एक्सीडेंट में डेथ हुई, क्यों 4 दिन छुपाएगा उसको? उनको डाउट हुआ कि ये गड़बड़ है। तो जब ये खबर भारत में उस ज़माने में आई थी, भारतीयों को डाउट नहीं हुआ, तो वो तो लोग तो रो पड़े थे सुनकर के हिसाब से सुभाष बोस की डेथ होगी, अखबारों में छप गया। वो तो जब बाद में जब तो अंग्रेज और अमेरिकन ने बोलना शुरू किया कि इसमें गड़बड़ है, कि ये आदमी का बैकग्राउंड कुछ और सा है, ये मरा नहीं है, ये मरने का टाइम नहीं है इसका। क्योंकि अगर वो नहीं मरते 18 अगस्त को तो आने वाले 10 दिन में वो अंग्रेजों के हाथे चढ़ने वाले थे, और अंग्रेज उनके खून के प्यासे थे। अंग्रेज भारत में किसी और फ्रीडम फाइटर के खून के प्यासे नहीं थे। बड़ी मशहूर कहानी हमारे देश में आती है ना कि 3 ग्रेट एस्केप्स हुए थे यहाँ पे। कहा जाता है कि एंशिएंट इंडिया में एक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो सिकंदर ने उनको पकड़ लिया था। ये कहा जाता है, मुझे पता नहीं एविडेंस क्या है, लेकिन कहा जाता है। तो सिकंदर के कैंप से निकल भागे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर ऐसी बात है तो चमत्कार ही होगा, कौन ग्रेट एस्केप हो गया। सेकंड ग्रेट एस्केप आपका शिवाजी महाराज का जो
आगरे के किले से कैसे वो भाग करके वो टोकरी में गुट के, तो पूरी फिल्म बननी चाहिए। मेरे को उसने बनाई है मेरे ख्याल से वो है। तीसरा कि सुभाष बोस जो निकले थे कि 1941 में वो कलकत्ता से निकल करके जर्मनी पहुंच गए। तो ऐसा तो है नहीं कि पासपोर्ट लेके गए थे यहाँ से, कोई कैसे रेलगाड़ी में गए, फिर वो छुपे रहे, काबुल में थे, उन्होंने भेष बदला हुआ था उन्होंने, और फिर वो रशिया में निकले सीक्रेटली 10 दिन तक। इटालियन पासपोर्ट था, नाम चेंज कर दिया उनका, मजाक नहीं है। और ये आज का ज़माना नहीं, वो और उस ज़माने में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर का जो स्थान था कि वो दुनिया का बादशाह था, उन्होंने 4-5 तो कंट्रियाँ रगड़ के बैठे थे वो लोग ऑलरेडी, फ्रांस को उन्होंने कब्जा किया हुआ था। इस आदमी के पास उनको देने के लिए क्या था? और वो आप कहते हैं कि बड़े रेसिस्ट भी थे साथ में करके, लेकिन ये वहाँ गए, वहाँ लोग तो बड़ी, तो उसमें ये आदमी जब यहाँ से सुभाष बोस जब हमारे निकले हैं नेताजी, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हुक्म हुआ था इनको जान से मार दो। ओके। और ये किसी आयरलैंड के जो इतिहासकार ने ही वो डॉक्यूमेंट बाहर निकाले, ये अभी कुछ साल पहले निकल के आया था। तो ये किसी और आदमी को मारने का हुक्म अंग्रेजों ने कभी नहीं दिया, तो उनको इस आदमी से खतरा था कि इसको मार दो इस आदमी को। तो जब उनको खबर आती है तो वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी होती है तो फिर वो उनको खबर विश्वास नहीं होता, फिर उनको इनपुट मिलते हैं कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो टीम बनती है। तो टीम में अलग अलग लोग होते हैं, उसमें एक फिनी साहब थे जो IB के नंबर 3 थे, W मैकराइट थे वो पूरी इंक्वायरी के इंचार्ज थे, वो IB के नंबर 2 थे, फिर मिलिट्री के लोग थे उसमें फनाट हमको, सब ने मिल के और उनको अलग अलग रिपोर्टें जो मिलती हैं अमेरिकन से, जापानीज से, वो सब एक जगह लेकर आए। तो उनको समझ में आया कि पूरी कहानी जो है ना इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक स्टेटमेंट्स। और जहाँ प्रॉब्लम आई, जिसको मैं आपका बाद में मैं आपको सीधा उस पर लेके जाऊँगा, कि अगर मेरे सामने आंखों के सामने कोई घटना घटती है तो उस घटना को अगर हम आप और मैं दोनों देख रहे हैं, मान लीजिए हम 4-5 हमारी आंखों के सामने कोई बोलता है कि यहाँ पे कॉफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो हम लोग इस बात को नहीं भूलेंगे। कोई बोले नहीं कॉफ़ी नहीं थी, वहाँ तो कैक्टस का पेड़ लगा हुआ था, तो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। कॉफ़ी है, चाय थी, शरबत था, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, इतनी बात मैं भूल जाऊँगा 10 साल 20 साल। लेकिन ये होता है कि कोई आपके सामने घटना घटे, खासकर बुरी घटना घटे, तो आपका जो देख रहे हैं आप उस घटना को, आपका आपस में मैच करेगा। तो ये पूरी कहानी का जो पूरा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप उसमें पूरी इंक्लूड करेंगे अंग्रेज़ों की इंक्वायरी को और बाद की इंक्वायरी को, कि हर एक आदमी ने अलग अलग कहानियाँ दी थी और उनकी कहानी आपस में मैच नहीं करती और खुद के वर्जन भी अलग अलग निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष बोस की जो डेथ हुई है, उसके 7-8 आप कह सकते हैं टोटल 5-6 आदमी हैं जो उसके गवाह हैं, जो प्लेन के अंदर ही थे, ठीक है। उसमें से मेन आदमी था हबीबुर रहमान, जो सुभाष नेताजी का ADC था। ही वॉज द ओनली इंडियन विटनेस इन दैट प्लेन। एंड देन ऑफकोर्स बाद में वो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में उनको देखा, या और लोग थे। तो वो जो जहाज से बाहर कैसे आए, जहाज में तो जहाज उड़ा, क्रैश हुआ, नीचे गिर गए, तो बाहर निकल के नहीं आए। तो हबीबुर रहमान को जब पहले अमेरिकन ने इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम कैसे बाहर निकले, ठीक है। सेकेंड टाइम जब अंग्रेजों ने पूछा तो कहते जी मैंने उनको खींच के निकाला था, मतलब मैंने उनको बोला ऐसे निकलो करके। तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर बाद में उसके और भी वर्जन हैं, वो जब मुंह खोलेगा कोई और नई बात बोल देगा जो पहले नहीं कही थी, इसका मतलब वो सच बात नहीं बोल रहा। फिर जब इसको हम मैच करते हैं बाकी लोगों के साथ में कि जापानी है, तो हबीबुर रहमान कहता है कि भाई वो जहाज़ में आग लगी थी क्रैश होने के बाद में, तो उनको मैंने कहा कि आप बाहर निकलो यहाँ से दरवाजे से। तो वो जब बाहर कूदे हैं तो उनके शरीर पे कुछ वो पेट्रोल लग गया था बहुत सारा, वो टैंक फट गया था ऊपर, तो वो जब कूदे तो बॉडी में आग लग गई पूरी। तो फिर मैंने जाकर के उनके सारे कपड़े उनके फाड़े, उनको उसके बाद में उनको दे गए। वो दूसरा आदमी जो ताकाहाशी जो जहाज में था, उसने कहा जी इसने नहीं निकाला, वो तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा जी आप ये ऐसे रोल करो करके, ठीक है। तीसरा आदमी कहता है उसका नाम नाकामुरा था, वो कह रहा है वो कि मैं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का आदमी था। मैं जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ हम लोग जीप लेके गए और हमने सबको बाहर निकाला। प्रॉब्लम आ रही कि ये इतने ज़्यादा कंट्रडिक्शंस, मैसिव कंट्रडिक्शंस कि कोई नहीं मानेगा। अगर आंखों के सामने आपके कोई VIP जिंदा जल के मर जाए, उसके कपड़े फाड़ करके नंगा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, ऐसे भयानक दृश्य कौन भूलेगा। तो आप सबका वर्जन सेम होना चाहिए। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। एक आदमी कहता है जहाज 100 फुट ऊपर गया, ठीक है, 100, 200, 500 में छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन एक आदमी कह रहा है 100 फुट से गिर गया, दूसरा आदमी कह रहा है जी 12,000 फुट पे गया, तो भाई प्रॉब्लम आ रही है ना। तो थोड़ा सा ही तो बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से निकल गया, तो उन्होंने नहीं माना। तो उसका मैं आपको क्विकली आगे लेके जाऊँगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि नए टाइम की बात करूँ। करते करते ये हुआ कि जब अंग्रेज़ों की इंक्वायरी, जब उनको लगा कि ये इतना प्रॉब्लम है, उन्होंने अमेरिकन से पूछा कि अमेरिकन जो थे उन्होंने ही सुभाष बोस की डेथ पे इंक्वायरी स्टार्ट की थी, और अमेरिकन ने इनको आंसर दिया कि ये डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं है। जापानीज बोल रहे हैं लेकिन डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इसका रीज़न ये निकला जब उनको इनपुट मिलने शुरू कि सुभाष बोस रूस के अंदर है। ये रिपोर्टें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है। उसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए कि ये कितनी खतरनाक बात है अपने आप में, अगर इसको आप सोचेंगे।
ये कहानी है 20 जुलाई 1946 की। और ये रिकॉर्ड पे हिस्ट्री में कि लुई फिशर नाम के बहुत जाने माने अमेरिकन जर्नलिस्ट है, पुलित्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, बड़े जाने माने, और भारत के दोस्त थे, इंडिया में आते थे, गांधी जी के बायोग्राफर थे, गांधी जी के बहुत खास थे, सभी को जानते थे, सुभाष को ही जानते थे। उन्होंने सुभाष बोस के बारे में बुरा नहीं लिखा, अच्छा ही लिखा जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन गांधी जी के वो सबसे खास थे और उनके बायोग्राफर थे। और जो फिल्म आई थी रिचर्ड एटनबरो की गांधी, वो लुई फिशर की किताबें बनी है। और वो फिल्म हमने फंड करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म है वो। जो लोग बात तो करते हैं कि ऑस्कर मिल गया, वो सब ठीक है, लेकिन वो फंडेड हमारी है, गवर्नमेंट की फंडेड पिक्चर है, इसीलिए पूरी फिल्म में सुभाष बोस का एक भी सीन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो वो फिल्म, वही फिशर जो थे 20 जुलाई 1946 को गांधी जी से मिलते हैं। आपस में जो बातचीत होती है किसी को नहीं पता, चले जाते हैं, कहानी ख़त्म। उसके बाद समय बीत गया, सब लोग चले गए। फिशर साहब की डेथ के बाद उनके घरवालों ने उनके कागज़ करस्पॉन्डेंस उठा करके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को दान कर दिए। और आज के दिन हमने जाके खोल के देखा, या बाद में लोगों ने देखा खोल के, तो चिट्ठी निकली पहले वहाँ से, पहले चिट्ठी नंबर 1 लिखने वाली है दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर खुर्शीद-बेन नौरोजी, जो गांधी जी की सेक्रेटरी थी, और शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, काफ़ी बड़ा नाम था और काफ़ी ख़तरनाक काम गांधी जी जो के बिहाफ पे करती थी, और वो देश के लिए करती थी, सीरियस सेक्रेटरी थी वो, एक्सपेरिमेंट वाली सेक्रेटरी नहीं थी वो। तो वो ये सारे खुर्शीद-बेन नौरोजी गांधी जी के बिहाफ पे चिट्ठी लिखी 22 जुलाई 1900, उस घटना के मिलने के 2 दिन बाद। और 22 जुलाई को ये चिट्ठी लिख करके उसको लुई फिशर को बताया जा रहा है गांधी जी के बिहाफ पे। और इस टाइम तक आते आते नेताजी को मरे हुए 1 साल हो चुका था प्लेन क्रैश में, ठीक है। और जो इंटेलिजेंस में चल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हुआ कि अब इन्होंने चिट्ठी लिखी और ये उन्होंने बोला करते करते कि गांधी जी को मालूम है, इस लेटर में ये लिखा कि भारत की जो फौज है वो वैसी ही नहीं है जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रहा करती थी, थोड़ी सी प्रो रेवोल्यूशन टाइप हो गई है। और वहाँ उसमें वो लाइन उसमें लिख दी उसने कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से भारत आ जाते हैं तो गांधी जी देश को समझा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आपको मालूम है कि न केवल वो जीवित है, वो आदमी रूस के अंदर है, क्योंकि गांधी जी ने ये पब्लिकली बोला है सुभाष बोस जीवित है, ये रिकॉर्ड पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में जिक्र है कि ये आदमी कहता है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ बोल रही है कि वो जीवित है। आईबी वाले कोई अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मानते, वो कह रहे थे कोई रिपोर्ट मिली है उसको। तो आई एम जस्ट गिविंग वेरी स्मॉल एग्जांपल कि किस लेवल पे तो गवर्नमेंट को, सिस्टम को ये मालूम था उस टाइम पे कि इनकी डेथ कंफर्म नहीं है और रूस में होने के पूरे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें इसीलिए करते 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 जैसी उनकी इंक्वायरी एक स्टेज पे पहुंचती है तो अंग्रेजों को समझ में आता है कि इसका कंफर्म करने का एक ही तरीका कि ताइवान में जाकर इंक्वायरी की जाए, लेकिन वो ताइवान में इंक्वायरी कर नहीं पाते। और एकदम से सडनली जो आपका सवाल था कि इन्होंने सितंबर 1945 तक कांग्रेस का ये मानना था हाईएस्ट लेवल पे कि भारत की आज़ादी को लेकर के अंग्रेजों का व्यू में कोई चेंज नहीं आया कि आपको आज़ाद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वो कांग्रेस का बोलना है हाईएस्ट लेवल पे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन उसके डेढ़ महीने बाद में 1945 के अक्टूबर में यहाँ दिल्ली में लाल किले के मुकदमे चालू हो गए आईएनए के लोगों के ऊपर। और जैसे ही वो मुकदमा चालू हुआ पूरे देश का माहौल बदल गया और वो कांग्रेस के नेता गांधी जी और गांधी जी के नीचे जो खुल्ला बोलते थे कि सुभाष बोस जो मिसगाइडेड आदमी था या उसके लोग मिसगाइडेड थे, मतलब ये तो फेवर में थे नहीं उन लोगों के, तो बिल्कुल बेचारे अहिंसा को मानने वाले लोग थे, तो अंग्रेज के खिलाफ थे ही नहीं उस सेंस में, शांति की बात करते थे। तो उन्होंने फिर एकदम से पलटा मार के बोला कि लाल किले से आई आवाज़ सैगल डिलन शाहनवाज इंकलाब जिंदाबाद, कि अब आज़ादी का टाइम आ गया। तो वो जो आईएनए को लेकर के मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया गया। कांग्रेस सुभाष बोस के नाम पे, आईएनए के नाम पे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए दबा करके, लोगों ने दबा के पैसा दिया, पृथ्वीराज कपूर से लेकर के अंग्रेजों तक ने उनको पैसा दिया उठा करके, दबा के चंदे लोगों ने इकट्ठे किए, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया गया और आईएनए के लोगों को डाल दिए। सब लोग सुभाष बोस का नाम ले रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की आ रही हैं कि ये दिखावा हो रहा है, अंदर से ये पसंद नहीं करते, लेकिन करेंगे क्या, पूरा देश उनके फेवर में था। उसकी वजह से 1945 में जब अंग्रेजों के जाने का कोई सीन नहीं था सितंबर में, 46 के शुरू के आसपास आते आते ये दिखाई देगा कि आपको जाने का टाइम आ गया। तो ये जब ये जाने का टाइम है तो लोग, जो आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, हुआ ये यहाँ पे कि हम जो आपने बोला कि सन 47 में आज़ादी, 47 में हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और उसी के लिए 1946 के
आज डिबेट चल रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे इतने लंबे खिंच गए हैं बहुत, और लोग ये बोल रहे हैं कि पंडित जी प्रधानमंत्री बने हैं 15 अगस्त सन 47 को, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि पंडित जी 15 अगस्त 47 से पहले ही भारत को चला रहे थे, क्योंकि एक इंटरिम गवर्नमेंट बैठ चुकी थी और वो उस इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया पंडित जी थे और उस इंटरिम गवर्नमेंट के गृह मंत्री सरदार पटेल थे। सरदार पटेल और पंडित जी ऑलरेडी देश को चला रहे थे मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर 46 से। तो जब ये अंग्रेज के जाने का टाइम आया और इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है खासकर, तब उस जमाने में जो असेंबली थी जिसको आजकल पार्लियामेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम है, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आजकल पता नहीं कहाँ से खबरें लेके आ रहे हैं कि हमने बनाई है डेमोक्रेसी, तो अंग्रेजों का मॉडल है, वेस्टमिनिस्टर का मॉडल आपने कट एंड पेस्ट किया हुआ है। तो उस जमाने में सवाल आप पूछते थे पार्लियामेंट असेंबली में, उसके आंसर आते थे इसी फॉर्मेट में। तो 40 के समय में कई बार असेंबली में सवाल पूछा गया कि सुभाष बोस मर गए कि जीवित हैं, तो गवर्नमेंट ने मना कर दी कि हमको नहीं पता, आंसर नहीं दिया। सरदार पटेल ने भी आंसर दिया एज ए गृह मंत्री कि हमें पता नहीं है। लेकिन जब बड़ा चेंज आया कि अक्टूबर 1946 में पंडित जी ने स्टेटमेंट दे दिया गए बाहर कि साहब मर गए प्लेन क्रैश में। तो वो पंडित जी के बोलने के बाद से वो उस दिन से लेकर के आज तक वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बन गया। अच्छा। लेकिन सरदार पटेल ने इसे कॉन्टेस्ट किया था उस टाइम पे प्राइवेटली कि ये बात जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये मुद्दा वहाँ से चढ़ा करके और उसके बाद में ये आपकी पूरी नब्बे प्लेन क्रैश स्टोरी का, कि प्लेन क्रैश स्टोरी का बेसिकली जो बेसिस था कि वर्बल स्टोरी थी, लेकिन जब उनके लोगों को इंटरोगेट किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो पता लगा कि ये सारी की इनके आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना और कहीं ना कहीं उनको इंटेलिजेंस के इनपुट मिल रहे थे कि सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। तो इसी कहानी को लेकर के ना दुविधा में इंडिया आज़ाद हो गया। और इंडिया जब आज़ाद होता है तो इंडिया आज़ाद होते ही एक लोगों ने, खासकर एक HP कामत नाम के नेता थे बहुत बड़े, सुभाष बोस के साथ में थे, ICS थे रिटायर्ड, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए कि सुभाष बोस की डेथ को लेकर इंक्वायरी करो। भारत सरकार, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा आपकी तरह मैं भी पेट्रियोटिक आदमी हूँ, देश को पसंद करता हूँ, लेकिन जहाँ नेताजी का सवाल आता है भारत सरकार हॉस्टाइल है। आई एम टेलिंग यू इन एज मेनी वर्ड्स। और मुझे इनकी एक बात का विश्वास नहीं है अभी, क्योंकि जो 70-80 साल में जो उन्होंने झूठ बोले हैं, एक के बाद एक, क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है इस केस में। हाँ, बाकी में ठीक है, बाकी में तो हम भी अपने देश के साथ में, बाकी जो काम कीजिए सरकार जो बोलती है वही हमारा रिव्यू है, अपना देश है, आप नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा बाद में। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि इनसे इंक्वायरी के लिए डिमांड उठनी शुरू हो गई थी 47 से ही कि सुभाष बोस की डेथ पे इंक्वायरी करवाओ, उनकी फ़ोटो पार्लियामेंट में लगाओ। तो ना तो ये पार्लियामेंट में फ़ोटो लगाने को राजी थे उनकी, और ना ये इंक्वायरी करने को राजी थे। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली जो भी इंक्वायरी वगैरह बैठी है वो पब्लिक प्रेशर में बैठी है। गवर्नमेंट का कोई इरादा कभी इंक्वायरी करने का नहीं था। तो पंडित जी ने बोल दिया कि मर गए, कहानी खत्म, हमें कोई इंक्वायरी नहीं करवानी। तो सर फिर ये थ्योरी तो प्लेन क्रैश वाली आपने बता दी कि कैसे बनी और ये एस्टैब्लिश हो गई, और लोग प्राइवेटली बोलते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो रूस के अंदर हैं। हाँ। और लेकिन ये कहानी ऐसी की अटकी रही। हाँ, लेटर से रूस का नाम भी आ गया। हाँ। जो गांधी जी ने ये जो आपको जो मैं लेटर की और गांधी जी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब सीक्रेट बातें थी, पब्लिक में नहीं, तो अभी निकल के आई है ना। ओके। उस टाइम पे लोगों ने ये गुमनामी बाबा कहाँ से आए? और गुमनामी बाबा के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस क्या उस टाइम क्या दिमाग रहा होगा अगर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं? ये आप मुझे गुमनामी बाबा को साबित करने के बाद मैं पीछे चलूंगा, ठीक है? तो अभी की वो आगे की बात पीछे हो जाएगी, लेकिन है कि उसके बाद में जो इस पूरी घटनाक्रम में जो मैं लाइन को पूरा कर दूं और मैं अपने टाइम में लेकर आ जाता हूं, तो बहुत बड़ा चेंज आया कि 1997 में हमारे देश की आज़ादी के 50 साल होने वाले थे, ठीक है, नंबर 1, और नेताजी का 100वां जन्मदिन भी था। तो जैसे ही वो उस घटनाक्रम 1990 के दशक में ये घटनाक्रम होता है, उस दौरान में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हुई देश के अंदर, देश विदेश में। पहली घटना ये घटी कि आपको पता है कि जो सोवियत रशिया जो था, जो रूस था, कम्युनिस्ट रशिया था, वो 1989 के आसपास टूटना शुरू हो गया था। और 91 में टूट करके वो ख़त्म हो गया। अब रशिया बचा सक्सेसर स्टेट उसका है करके। तो उस टाइम पे एक अजीबोगरीब घटना वहाँ पे उस दौरान पे ये होती है कि इससे पहले भारत में कुछ लोगों को ये बीमारी थी कि वो लोग बोलते थे कि सुभाष चंद्र बोस मरने के बाद में रूस में है, लेकिन इस दौरान में ये पता लगा कि ये बीमारी रूसियों को भी है। रूसी भी ये कहते हैं कि वो हमारे पास में थे। और उस टाइम पे कुछ लोग यहाँ से रिसर्चर वहाँ पे गए या लोग गए, तो खासकर वो लोग जो रशियन इंटेलिजेंस में या रशियन रक्षा मंत्रालय में काम करते थे, उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू करी इन चीज़ों को लेकर के। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो हमारे रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज साहब से मैंने बात की थी इसको लेकर के। तो जॉर्ज मेरे को झाड़ दिया कि मैंने जैसे ही नाम लिया मुझे झाड़ दिया, तुझे पता है कितना हथियार मिलता हमको उनसे, तो चुप करा दिया। लेकिन बाद में जब कुछ समय बाद जब जॉर्ज साहब नहीं थे, रक्षा मंत्री नहीं थे, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने रूस के रक्षा मंत्री से इस बारे केस में बातचीत की थी और उन्होंने मुझे ये आंसर दिया था कि ये मुद्दा तुम्हारे मेरे लेवल का नहीं है, तुम अपने प्रधानमंत्री को बोलो कि हमारे टॉप के लेवल के लोगों से बात करें, हमारे राष्ट्रपति से बात करें। तो यही बात पहले भी निकल के आ रही थी कि जब वो रशिया टूट के गिरा और वहाँ के लोगों ने, खासकर इंटेलिजेंस के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास में थे, वहाँ भी ये लाइन निकल के आ रही थी कि ये आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे हमें बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने कंप्लेन किया कि आपकी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है जानने के लिए, भारत सरकार, इस केस को। तो एक तो ये कहानी ये मीडिया में आनी शुरू हो गई 1992-93 में कि साहब सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। और सेकंड तौर पे वो लोग जो ये मानते थे कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, क्योंकि दो ही ग्रुप थे, तीसरा ग्रुप उस टाइम पे कोई नहीं था, ये गुमनामी बहुत बाद में आया उस टाइम पे। तो उन्होंने ये बोला कि यार आपने इतने साल तक इंक्वायरी कर रहे हो, कोई फायदा हुआ नहीं है, वो इतने हो गए, अब तो जीवित भी नहीं होंगे 100 साल के, क्या करना फायदा। वो उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उनकी अस्थियों को उठा करके जापान ले गए थे, वहाँ किसी मंदिर में पड़ी है रिंकोजी टेम्पल में। अब समय आ गया कि नेताजी की अस्थियों को भारत में लेकर आ जाइए। तो उन लोगों ने प्रेशर लगाना शुरू किया कि उनकी अस्थियां बाहर पड़ी हैं और हम जो पुराने लोग हैं, जो उनके साथी थे, जापानी, हिंदुस्तानी, हम सब बुढ़े हैं, मर जाएंगे, तो हमारे आंखों के सामने उनकी अस्थियां भारत में ला करके यहाँ मॉन्यूमेंट खड़ा कर दो। तो जब ये बात चली वहाँ पे, तो उस ज़माने के रक्षा मंत्री ने अनविटिंगली, मुलायम सिंह यादव जी ने अनविटिंगली शायद कहीं बोल दिया कि मैं लेकर आऊँगा। तो जहाँ उन्होंने ये बोला तो किसी ने जाकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL लगा दी कि तो पहले हड्डी तो कन्फर्म करो सुभाष बोस की, अस्थियाँ किसकी हैं, आपको कैसे पता अस्थि किसकी, आप बोल रहे हैं, तभी तो लेकर आओगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बात को बताना जरूरी है कि आपको मैं कलकत्ता का नाम लूँगा तो आप समझेंगे कि कलकत्ता में तो बंगाली रहते हैं और बंगाली नेताजी के बड़े भक्त होते हैं। ये एक लोगों के दिमाग में फितूर है, मेरे फितूर दिमाग में था। तो पहली चीज़ जो मैं अपने जीवन में इतने साल तक मैं इस केस को लेके इंक्वायरी किया हूँ और मेरा आना जाना रहता है कलकत्ता, अभी मैं फिर जा रहा हूँ थोड़े दिन में, मेरे ज़्यादातर दोस्त बंगाली हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट नेताजी वाले में, ऑब्वियस है कि उनके होम स्टेट लोगों में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो 100 में से 90 को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ के लोगों में, ठीक है। और खासकर जो पढ़े लिखे जमात के लोग हैं, खासकर हमारे पत्रकारिता में जो बैठे हैं, उनको 1% का सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है। सारे के सारे कांग्रेसी या कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली। तो ये एक बड़ा लोगों के दिमाग में एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर कलकत्ता होगा, बंगाल होगा तो नेताजी का सपोर्टर होगा। मेरा मानना है कि अगर कलकत्ता में होगा तो एंटी होगा। पहली बात तो ये, वो कोई ना कोई लाल सलाम मिलेगा या आपको मिलेगा कांग्रेस पार्टी का खानदानी सपोर्टर। तो वहाँ पे एक और बात हुई है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट या दिल्ली का हाई कोर्ट, जो इतने बड़े हमारे हाई कोर्ट हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस उस स्टेट के नहीं होते, ये प्रोटोकॉल भी बहुत टाइम से। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी वाज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उनके पास जो मुद्दा लाया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। प्राइवेटली जो मुझे बताया वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, लेकिन जो कोर्ट के सामने हुआ, जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे लिखा हुआ, उन्होंने बोला कि मैंने भारत सरकार के वकील को कॉर्नर कर दिया कि तू बता तुम्हारा स्टैंड क्या है। देखिए यहाँ एक जानना जरूरी है, भारत सरकार का मतलब, अगर आप टीवी में अगर ये डिबेट कराएंगी तो हम 4 आदमी बैठे होंगे, आधे घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम मैक्सिमम 40 मिनट का, सबने बोलना 2-2 मिनट में, एक दूसरे पे हिट करना है। तो वहाँ पे वो स्पिन डॉक्टरिंग होती है, और वो जो बोलने हैं वो एक्सपर्ट है बोलने के, अटैक करने, खासकर पर्सनल अटैक करने के एक्सपर्ट है, तो कोई ना कोई अटैक करके निकल जाएंगे वो लोग। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर जज को केस में इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चलती वहाँ पे, और लपकर लंबा बोलना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ नहीं चलेगा छोटा मोटा बोल के कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट फाइल पब्लिश नहीं कर रही, आप पंडित जी के पीछे पड़ गए, वो वहाँ नहीं चलेगा, सीधी बात करनी पड़ती। तो उन्होंने सरकारी वकील को कॉर्नर करा, तुम्हारा स्टैंड क्या, तुम बताओ। तो ये आपको मैं सबसे बड़ा रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों प्लेन क्रैश की, क्योंकि लोग बहुत जुमले देते हैं कि मैंने देखा 2-3 लोगों ने वीडियो बना दी, साहब मर गए प्लेन क्रैश में। कम से कम ABCD तो पढ़ लो केस की, पढ़ तो लो कोर्ट के रिकॉर्डों में क्या लिखा, मैं कोर्ट कचहरी के रिकॉर्ड पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील ने एडमिट किया 98 में कि प्लेन क्रैश की बात बोली जाती है, लेकिन उसमें आई विटनेस अकाउंट स्केची है और कंट्राडिक्टरी है। जज ने कहा भैया आप खुद एडमिट कर रहे हो, इंक्वायरी करो, प्रॉब्लम है इसमें। कोर्ट का ऑर्डर आता है, दिल्ली में मीटिंग होती है, टॉप सीक्रेट, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, ये केस होम मिनिस्टर के रिमिट में आता है, लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जो सोदी सोराब जी जो उस जमाने में अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बोला ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। इंक्वायरी बनती है, उसमें एक करते 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 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं
मैंने सुना था कि जस्टिस थॉमस का नाम चल रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। इवेंचुअली जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी का नाम हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने कमीशन क्वेरी हेड की। मुझे याद है कि मैंने उस टाइम पे आकर के किसी करस्पॉन्डेंट से उनसे बातचीत करी और मैंने उनसे बारे में पूछा कि आपका क्या मानना है, ये कैसे आदमी है। जज भी हर किस्म के होते हैं देश में, तो मुखर्जी साहब का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन था, हर तरीके से क्लीन। हर एक का क्लीन नहीं होता, उनका बैकग्राउंड क्लीन है, बिल्कुल टू द पॉइंट। वही हमने देखा उनका काम करते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी करी और वहाँ जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि एक जज होता है, जज के पास में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, और हर एक पार्टी कोशिश करते हैं कि अपना वकील खड़ा करे। तो भारत सरकार का जो वकील था उसने कमीशन के सामने प्लेन कैश की थ्योरी को अपोज किया। और कब अपोज किया? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो भारत सरकार का स्टैंड यही था मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट देने तक कि प्लेन कैश की कहानी ठीक नहीं है। वो तो ये फिर उसने बोला, लेकिन जैसे ही कमीशन ने रिपोर्ट दी कि प्लेन कैश की कहानी गलत है, वो शायद रूस में चले गए थे, लेकिन रूस में पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड उन्होंने नहीं दिखा और आप लोगों ने मेरी मदद नहीं करी और आप अड़ंगी फंसा रहे पूरे केस में। तो उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, रीज़न बताया नहीं कोई। अब बोलते जी मर गए प्लेन कैश के अंदर। तो ये कहानी वहाँ पे जाके अटक गई। वो अटक गई जाकर के, फिर इसमें जो बड़ा जो रीज़न आया करके, उसी दौरान पे गुमनामी बाबा की स्टोरी मीडिया में आ चुकी थी मुखर्जी कमीशन काम करते करते। और मैं उसको निकालने में मेरा हाथ था करके। तो जस्टिस मुखर्जी ने उसको जाके देखा इस स्टोरी को। तो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में रशियन एंगल, प्लेन कैश एंगल, गुमनामी बाबा, हाँ। और ये 2-3 एंगल और भी, और शॉलमारी सब उसमें है उसके अंदर। तो उन्होंने गुमनामी बाबा को बहुत स्पेस दिया। तो उसमें उन्होंने जो पहली बात बोली है जस्टिस मुखर्जी ने कि आई विटनेस एविडेंस क्लियर है कि वो सुभाष बोस थे। क्लिंचिंग मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है, क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस है कि वो सुभाष बोस थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ जो गुमनामी बाबा के पास से जो लेटर वगैरह मिले हैं, पत्राचार जो मिला उनका, और वो भी खासकर उन लोगों के साथ में हो रहा है जो सुभाष बोस के साथ में थे या वो खुद अपना बहुत बड़े आदमी थे, वो भी आई विटनेस एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो आपका आई विटनेस एविडेंस क्लियर हो गया। कौन से ईयर की बात है? ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट 2005 की थी, 6 में रिलीज हुई है। नहीं, उस टाइम गुमनामी बाबा कहाँ हो सकते? गुमनामी बाबा की कहानी मैं आपको बताता हूँ। गुमनामी बाबा की कहानी का ये था कि गुमनामी बाबा नाम का जो करैक्टर है वो 1985 सितंबर में पहली बार उसका जिक्र मीडिया में हुआ है। एक साधु महात्मा था, वो यूपी में कई अलग अलग जगहों पे छुप के रहता था, ठीक है, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। आप कमरे में जाओगे तो अपना शक्ल ढक लेगा, और उसके बारे में लोगों को धीरे धीरे शक, और वो अलग दूर ऐसे इलाके में रहता था कि कोई लोग जहाँ पे कम आते हैं, ठीक है, बीच बीच में गायब हो जाए। और लोगों को शक होता था कि बीच बीच में जैसे खबरें लोगों ने देखा कि जैसे हमें किसी व्यक्ति ने बताया यूपी के अंदर कि मुख्यमंत्री की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे, रात को लोग मिलने आ रहे हैं, या ये आदमी रात को निकलता था सिर्फ, किसी को बात ही नहीं करेगा किसी से, अपना हैंड राइटिंग देख के नहीं देगा अपने हाथ से। तो ऐसा कोई करैक्टर अगर हो तो लोगों को शक होता था। और करते करते बात निकलती, अरे बाबा जी तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बाबा जी तो ICS ऑफिसर रह चुके हैं, अरे बाबा जी बंगला बोल रहे हैं। तो जैसे ही किसी को शक हुआ कि सुभाष बोस का नाम भी लिया ना, वो जगह छोड़ के वहाँ से भाग गया। तो पहली बात तो चीज़ ही गुमनामी बाबा नाम का जो करैक्टर है वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पे बहुत 10-15 जगह चेंज कर रहा है, ठीक है। बीच में एक थोड़े से टाइम के लिए ईस्ट मध्य प्रदेश भी गए थे, बट इसेंशली वो ये उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बेल्ट में ही थे उधर, पूरी बेल्ट में थे। लखनऊ में भी थे, फैजाबाद में थे, नैमिषारण्य में थे, बस्ती में थे, एटा में थे, अलग अलग जगह पे, ठीक है। वो आदमी जो भी था वो बच के भाग रहा था पब्लिसिटी से, ठीक है। और इसकी डेथ होती है साल 85 में। तो ये सारे टाइम पे सीक्रेट था। 85 सितंबर में जब उसकी डेथ होती है, तो जब उनको जलाने के लेकर जाया जाता है, वो भी उन्होंने इलीगली कैंटोनमेंट की जगह पे जला दिया उनको। आज के दिन में अगर आप राम टेम्पल देखने जाएंगे तो अयोध्या में वहाँ पे गुप्तार घाट नाम की जगह है। गुप्तार घाट में बहुत बड़ा मंदिर है। गुप्तार घाट वो जगह है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। तो जहाँ वो भगवान राम का जल समाधि का स्थल है, उसकी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर ही पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर वही है, 15-20 कदम है, वहीं पे उनकी लगी हुई समाधि। अब तो यूपी गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा दिया उन्होंने वहाँ पे कि वो गुमनामी बाबा की समाधि, और ये इलीगल लोगों ने फूका है, इलीगल था। तो ये वहाँ पे ये हुआ था। और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे वो उनका जब संस्कार हुआ था, तो वहाँ पे उनके एक दो जो उनके चुपचाप से जो उनको मिलने आते थे उनके चेले, उसमें से एक ने रो के बोल दिया कि आज
हम सिर्फ यहाँ 13 लाख होने चाहिए थे लोग, हम सिर्फ 13 आदमी हैं यहाँ पे आज। तो वहाँ से वो खबर लोकल मीडिया में अशोक टंडन जी ने पकड़ ली, वो खबर निकली, करते 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 फैल गई। उसी टाइम पे किसी मीडिया के कर्मियों ने उनको गुमनामी बाबा का नाम दिया। उस आदमी का नाम गुमनामी बाबा नहीं था, गुमनामी बाबा का नाम उनको दिया गया है। उनका जो नाम जो लोग देते थे, जो उनसे मिलते थे, उनको भगवंत जी बोलते थे। हम उनको भगवंत जी के नाम से बात, जब मेरी अपने दोस्तों की बातचीत होती है, हम भगवंत जी वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए। उनको जो मिलते थे लोग, उनको कोई श्री स्वामी कहता था, कोई उनको विजयानंद जी महाराज बोलता था, वो बोलते थे कि मैं दशनामी सन्यासी हूँ। बाकी और नाम थे उनके, जनरल डेथ उनका नाम था, जनरल शिवा उनका, वो अलग अलग जगह नाम यूज़ करते थे, लेकिन एसेंशियली ही वाज नोन एज भगवंत जी। गुमनामी बाबा जो है ये एक मीडिया का कॉइन किया वर्ड है, जो उनके समय में उनको कभी कोई लोग नहीं बोलते थे। तो उनका जो डेथ हुआ तो ये उसके बाद कहानी निकली, थोड़ी उछलने के बाद दबा दी गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आती है साल 2006 में, तो उसमें लिखा है कि आई विटनेस एविडेंस मैच कर रहा है। पर अगर कोर्ट इस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को मान रहा है, जहाँ पे वो आई विटनेस को चेक कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा, गवर्नमेंट ने नहीं माना रिपोर्ट को, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि आपने, उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि आई विटनेस एविडेंस मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ जिस रीज़न से जस्टिस मुखर्जी कमीशन में की रिपोर्ट में ये बोला है कि ये आदमी सुभाष बोस होने के क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ से उन्होंने गुमनामी बाबा के हैंड राइटिंग सैंपल उठाए। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि डेथ के बाद ऐसा क्या मिला उनके डॉक्यूमेंट्स में और उनकी लेटर्स में? मैं बताता हूँ। ऐसा कहता है कि जब गुमनामी बाबा की, जिसके जब उसकी खबर उड़ गई, जो लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, और लोकल मीडिया में अशोक टंडन जी ने खबर ब्रेक करी और ये निकल के आ गया, तो उनके जो चेहरे वेले थे उनके आपस में टच हो गई। तो उनके जाने के बाद उन्होंने कमरों में सबने अलग अलग तार लगा दिए, और पुलिस भी आ गई, पुलिस ने तार लगा दिया। तो पहली बार तो पुलिस ने सारा सामान पकड़ लिया, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद में वहाँ पे मीडिया में एक आता था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, आजकल बंद हो गया ना अखबार, उस जमाने में आता था, अंग्रेजी का बहुत जाना माना अखबार था वहाँ पे। उसने एक स्पेशल इंक्वायरी करवाई इस पूरे केस के ऊपर। तो उसमें उन्होंने एक लोकल जर्नलिस्ट डॉक्टर वी एन अरोड़ा जी भी हैं, वहाँ पे सैयद कौसर हुसैन साहब जो न्यूज़ एडिटर थे, उनकी डेथ हो गई है, कौसर हुसैन थे उसमें। और तीसरा उन्होंने दिल्ली से एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट को उन्होंने बुलाया, निर्मल निवेदन को। निर्मल निवेदन जो थे वो काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट थे, आज के दिन में जीवित होते तो टॉप लेवल में से उनका नाम होता। उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर इंक्वायरी करी, और उन्होंने जो उस ज़माने में जो उनको साबित मिला इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बोला कि ये तो सुभाष बोस होने का इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में निवेदन साहब दिल्ली आते हैं, उन पर ट्रक चढ़ जाता है। अब ट्रक क्यों चढ़ता है उस पर लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं अलग अलग, लेकिन ये कि अगर निवेदन साहब जीवित होते, उनकी किताबें अभी भी मिलती हैं, अमेजन में मिल जाएंगी और इश्यूज़ के ऊपर। तो बहुत बड़ा नाम था जर्नलिज्म में उस ज़माने में, अगर मतलब छोटा मोटा जर्नलिस्ट नहीं था वो, बाकी तो लोकल थे, ये बड़ा आदमी था। तो उसके बाद में जब ये बवाल मच गया, जब ये अंग्रेजी में लिखना शुरू, तो नेताजी की फैमिली के 2 लोग, आजकल तो ये मुझे ब्लेम ठोक रहे हैं कि कुछ फैमिली के, कोई फैमिली का अपना आप में अलग है, आप मुझे सवाल पूछना अलग से उसके लिए। नेताजी के परिवार के 2 लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक उनका भांजा, एक उनकी भतीजी। तो सुभाष बोस से जो, क्योंकि 8-9 भाई बहन थे, तो जो इमीडिएटली बड़ी बहन थी तारू बोला, उसकी शादी गोरखपुर में हुई थी। तो उनका तारू बोला का लड़का जो था मिस्टर रॉय, वो आए थे। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, तो मैं उनके बाद उनको साइडलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड जो बोलेंगे वो काम। लेकिन जो भतीजी थी ललिता, उसने स्टेटमेंट दी है, मीडिया में छपी है लोकल ज़माने में, और पब्लिक का बात की है तो रिकॉर्ड पे। उसने जब वो सामान देखा तो वो रो पड़ी देख करके कि ये मेरे चाचा का है, ये मेरे दादाजी का है, ये मेरे पिताजी की हैंड राइटिंग है, मतलब नेताजी के बड़े भाई की, ये कलकत्ता का सामान है, ये, क्योंकि ज़्यादातर लोकल नहीं मालूम था ये आदमी है कौन, किसके लेटर आ रहे हैं, तो ये तो उसका, ये तो हमारे साथ में थे। तो ललिता ने पकड़ लिया, वो कन्विंस हो गई, उसने पब्लिक स्टेटमेंट दिए कि साहब ये सुभाष बोस लग रहे हैं, हैंड राइटिंग भी उनकी मेरे अंकल की लग रही है। तो उसने, उसके बाद में वो गई उस ज़माने के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी के पास में। वीर बहादुर सिंह जी ने उनको प्राइवेटली बोला कि ये केस मेरे बस का नहीं है, तो कोर्ट में चली जा। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी। फटाफट कोर्ट ने ऑर्डर दिया सामान सील करो 1 दिन के अंदर। कोई कोर्ट खासकर ज़माने में ऐसा नहीं करता था, दे अंडरस्टूड कि केस सीरियस है। उसने कहा सारा सामान सील करो। कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से हम लोग केस बच गया, नहीं तो ये केस ख़त्म हो जाता। सारा सामान वो सील हो गया, और उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर इन्वेंट्री बना करके सामान की, इसको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में संभाल के रखो। तो आपका सवाल का आंसर ये था कि ये सामान डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में कोर्ट की इन्वेंट्री बनाई गई। सामान क्या मिला है, जो अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डेंस लेटर्स, क्योंकि वो लेटर लिखने वाले कौन है, लेटर में क्या लिख रहे हैं, मेरे लिए वो एविडेंस है। उसके अलावा वहाँ पे अलग अलग किस्म का सामान है। चश्मे हैं, आप ठीक है, गोल चश्मा तो कोई पहन सकता है, तो सुभाष बोस तो होगा नहीं। चश्मे हैं, उस ज़माने में फैशन भी मेरा यही था कि चश्मे की वैरायटी मिलती भी थी। उसके अलावा गोल चश्मे हैं बहुत सारे, उनके अलग अलग उनके लाइटर हैं, उनके
घड़ियाँ मिली दो। वैसे तो मम्मी पापा बहुत गरीब टाइप आदमी था, मतलब इतना कोई उसका आश्रम था नहीं, छुप के बैठे थे। लेकिन ओमेगा गोल्ड वॉच मिली पूरी सोने की। और मुझे पता नहीं वही वॉच है कि नहीं, लेकिन सुभाष बोस के पास भी ओमेगा गोल्ड वॉच थी सोने की, उनकी माँ ने उनको प्रेजेंट की थी। तो उसके अलावा वहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे एक छतरा मिला है जो आइडेंटिफाई किया था कि नेताजी के पिताजी का छतरा था। और एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि उसमें वहाँ पे जब लोगों ने उनको घर में अंदर कमरे में गए हैं उनके और कमरा देखा खोल करके, तो छुपा करके, ऐसा नहीं कि क्योंकि लोगों ने देखा शक्ल के कहीं होगा, मतलब सब ज़्यादातर लोगों को बाहर थे लेकिन कुछ लोगों को अलाउ था। तो वो भी जब अंदर गए तो उनको नहीं मालूम था लोकल आदमी को, लेकिन जब इन्होंने सामान खोल के देखा उनके जाने के बाद, मरने के बाद में, तो उन्होंने सिल्क के कपड़े में रैप करके ना फोटोएं अलग से रखी हुई हैं बड़ी संभाल करके अलग अलग। तो वो फोटो देखा तो नेताजी के, मम्मी की, माताजी की, उनके पिताजी की फ़ोटोग्राफ्स। और बाद में हमें लेटर वेटर मिले कि उन्होंने कलकत्ता में चिट्ठी लिखी कि मुझे माताजी की वो फ़ोटो चाहिए। और वो भेजने वाला भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो भी नेताजी के खासम खास है, वो भी कह रहे हैं कि माताजी की वो फोटोग्राफ भेज दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई आदमी अगर किसी और के माता पिता की फ़ोटो अपने पास घर में छिपा के कौन रखता है, ये मुझे बता दीजिए। वो अपने आप में साबित कर रहा है कि ये आदमी का खुद का मानना था कि मैं सुभाष बोस, उसने बोला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई आदमी किसी और के माँ बाप की फ़ोटो अपने घर में रखेगा नहीं छुपा करके। और वो क्यों देंगे माँ बाप फोटो? वो देंगे क्यों, देने वाले बहुत बड़े, उन पे आपका पूरा पॉडकास्ट है कि देने वाला कौन है, वो पॉडकास्ट का मटेरियल है कि वो थे कौन बंदे, वो बहुत बड़े लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष बोस के साथ में थे। तो ये वहाँ से निकल, उसके अलावा फिर वहाँ पे और बहुत चीज़ें हैं। बंदूक थी, वो गायब हो गई। उनके पास वॉकी टॉकी टाइप कुछ था, मतलब वॉकी टॉकी वर्ड तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई डिवाइस था, हैम रेडियो था मेरे ख्याल से, वो गायब हो गया। और एक चीज़ जो मुझे अभी शायद दिमाग में नहीं है, लेकिन शायद एक चीज़ जो हमें याद आ रहा है कि उनकी एक खाकी रंग की पैंट वहाँ पे थी, और वो इंडिकेट करता है कि ये पैंट वही है जो उन्होंने पहले पहनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि बाद में उन्होंने, भगवंत जी ने कहा था कि मुझे उसको संभालने के लिए मेरे को एक मॉइस्चर प्रूफ मेरे को वो चीज़ चाहिए, तो शायद वो पैंट भी वहाँ से मिली है करके। और वहाँ पे फोटोग्राफ चिट्ठियाँ, वो तो बहुत सारी, मतलब नेताजी को लेके कोई भी घटना घट जाए वो सारी फोटो उनके पास खबर जाती थी। तो करस्पॉन्डेंस लेटर, सामान, सिगरेट, स्मोकिंग पाइप, ये वो। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मान लीजिए कि आज के दिन की बात कर रहा हूँ, साल 2025 की, क्योंकि ये पॉइंट मुझे देने वाले थे जगमोहन जी, जो फॉर्मर कश्मीरी गवर्नर साहब थे, क्योंकि मेरी पहली किताब को लेके यहाँ IIC दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। तो गवर्नर साहब उसके चेयर थे, तो उन्होंने कहा कि यार हमको तो ये खबर कभी लगी नहीं, लेकिन ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें से एक पॉइंट जो उन्होंने मुझे बताया, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने, उन्होंने ये था कि जैसे आज के दिन में अगर मान लीजिए कि बस्ती नाम की जगह, आपने सुना यूपी के अंदर है, बस्ती नाम की जगह है, अगर मान लीजिए कि उस बस्ती शहर में, क्योंकि आपको उस इलाके का पता है, तो अगर मान लीजिए कि वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, आप मेरी बॉस हो, मैं आपका जूनियर हूँ, और मैं आपको आज आके रिपोर्ट करता हूँ कि मैडम शहर में नया बाबा आया, बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है, आज के दिन में अवेयर हो जाऊंगी, तो आप बोलोगे कि कौन सा बाबा, जरा इसकी रिपोर्ट निकाल के खाइए, बाबे कहाँ से आ गए यूपी के अंदर, बस्ती में बाबा कैसा आ गया टाइम मैगजीन पढ़ने वाला। तो 1960s के अंदर यूपी के अंदर कोने के छुप कर के जगह पे एक बाबा बैठा हुआ है, वो टाइम मैगजीन पढ़ रहा है, वो सारे अखबार पढ़ रहा है, हिंदी के, इंग्लिश के, बांग्ला के, वो रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहा है, उसके वो पीजी वुडहाउस के नावल पढ़ता है, वो चार्ल्स डिकेंस का पूरा कलेक्शन रखता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के पूरे वॉल्यूम उसके पास पड़े हुए हैं, उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट किताबें पढ़ी हैं वो, और हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन विल एरियल डुरंट का आपको गूगल कीजिए, मालूम चला कि विल डुरंट किसका नाम है, कौन सी चिड़िया थी विल डुरंट की पूरे वॉल्यूम वहाँ पे मिले हैं, और काट के मार्जिन पे कमेंट लिखा हुआ है। जस्टिस राधा विनोद पाल का जजमेंट जो टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल में जो आया था, राधा विनोद पाल का जजमेंट टोक्यो वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल का, ये आप गूगल किया, बच्चों को पता चलेगा इनका मतलब क्या चीज़ होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राधा विनोद पाल क्या चीज़ थी, आप जरा ढूंढ के देख लीजिए। उसका जजमेंट का पूरा उसके मार्जिन पे काट के उन्होंने राइट रॉन्ग किया हुआ है। सुभाष बोस की डेथ पे जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी पहले, उसकी रिपोर्टें उन्होंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे हाथ में नहीं चढ़ी। ऐसी बहुत चीज़ें वहाँ मिली करके, बहुत सारा मटेरियल है कतब वहाँ पे करके, ये सब मिला करके। तो जस्टिस मुखर्जी, अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ साल 2006 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो निकलती है, उसमें मेंशन है कि आई विटनेस मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि जब हमने उस हैंडराइटिंग को हमने चेक कराया तो रिपोर्ट आई गवर्नमेंट से कि नेगेटिव, हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही, और वहाँ से एक माचिस के डब्बी में कुछ दांत मिले थे, तो ये अजम्पशन था कि दांत उन्हीं के होंगे, तो उन्होंने उसको टेस्ट करवाया, तो उन्होंने रिपोर्ट आई कि नेगेटिव, कि दांत उनका नेताजी की फैमिली से मैच नहीं कर रहा। अब कहानी ये है कि वही मुखर्जी कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर रहा है कि भारत सरकार जो है इसमें
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मेरे लिए, इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रही। तो ये भी उन्होंने प्रूफ साबित कर रखा है। हाँ, मैं इसको फॉलो कर रहा था कमीशन की इंक्वायरी को। उससे पहले कमीशन की रिपोर्ट, ये 2003 में रिपोर्ट आ गई थी। ये रिपोर्ट तो कमीशन की 5 में ही, लेकिन ये रिपोर्ट है हैंडराइटिंग DNA की 3 में आ गई, 3 या 4 में। तो मैं कमीशन के लोगों से मिला उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि हमें डाउट है कि रिपोर्टें इन्होंने चेंज करी हैं लोगों ने। अच्छा। उसके उसके बाद में एक तो मेरा भी है कि मैं किसी का नाम लेता नहीं। अगर मुझे किसी ने कुछ बताया हो तो मैं पब्लिकली बताऊंगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में और मेरे दोस्त के पास में सिर्फ यही तरीका नहीं है बात पता लगाने का। मैं पत्रकार रह चुका हूँ, हमें गवर्नमेंट के अंदर के बहुत के लोगों ने कंफर्म किया कि कहानी यही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी फॉर्मर IB के डायरेक्टर से बात करूँ और वो मुझे कुछ बताए, तो वो तो मैं किताब में लिखूंगा नहीं अपने कि भी क्या बताया मेरे को। प्राइवेटली किसी ने प्यार से बता दिया तो अच्छी बात है, वो गाइडेंस के लिए हो जाता है। ऐसे 50 लोगों ने कंफर्म किया गवर्नमेंट की कहानी यही है। इसलिए उसीलिए मैं बहुत चौड़ा के बात कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है सच ही है, गवर्नमेंट इसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज यही गवर्नमेंट के लोगों ने हमें बताया, अंदर के लोगों ने। तो मुझे तो एविडेंस की जरूरत भी नहीं है बाय द वे। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने गड़बड़ करी है। तो जस्टिस मुखर्जी तो पहले बात करते थे नहीं, पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन जज थे, लेकिन साल 2010 में एक चेंज आया। गलती से उनका एक प्राइवेट डिस्कशन कर रहे थे, तो गलती से उनके मुंह से निकल गया, बंगला में बोल रहे थे कि ये मैं 100% कन्विंस हूँ कि सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि रिपोर्टें इन्होंने चेंज करी हैं। तो उसके बाद हम जस्टिस मुखर्जी से मिले, मेरा दोस्त चंद्रचूड़, और अब वो चले गए हैं। 2021 में उनकी डेथ होगी। मैं खुल्ला नाम दे दूँ कि उन्होंने हमें बोला था कि किसी को बोलना मत बाहर आप, लेकिन है कि ये टेप तो अवेलेबल है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जस्टिस मुखर्जी ने मुझे, मेरे दोस्त चंद्रचूड़ घोष को, चंद्रचूड़ के दादाजी बहुत बड़े वकील थे, जस्टिस मुखर्जी का संबंध उनसे बहुत पुराना था उस टाइम पे, और लेकिन हमारे को, नेताजी के परिवार के लोगों को और कईयों को ये बात बोली है प्राइवेट, हमें डिटेल में बताई थी कि ये इन्होंने रिपोर्टें चेंज की हैं। और DNA में स्पेसिफिक उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ोन आया था कि DNA मैच कर गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई है तो कुछ और लिखा हुआ है। तो वो दिन है और आज का दिन है। और मैंने, जैसे कई लोग मुझे मैं जाता हूँ, मुझे बचकानी बातें करते हैं कि आप वो तो यार हैंडराइटिंग मैच नहीं करी, वो नहीं क्या। मैंने कहा यार ये तो बेकार की बातें तुम कर रहे हो। हिंदुस्तान में पैसे खिला के यहाँ तो रिपोर्टें चेंज हो जाती हैं, यहाँ तो इतना बड़ा केस है, यहाँ पर क्लेश मचेगा। कौन सी रिपोर्टों की बात कर रहे हो तुम लोग। अब हमने इस्टेब्लिश कर दिया है बड़ी क्लियरली, जैसे मैं आपको लंबी चौड़ी कहानी नहीं दूंगा, जो गवर्नमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ और ये मुद्दा है कि आदमी सुभाष बोस हो सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हैंडराइटिंग का जो एक्सपर्ट है वो कम से कम ये रीज़न देगा कि क्यों हैंडराइटिंग सुभाष बोस की है या नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलकत्ता की, 2 पन्ने की रिपोर्ट है। पहले पन्ने में वही एड्रेस वेड्रेस, सेकंड पन्ने में बोल दीजिए हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। मैं अमेरिका में लेक्चर के लिए गया, तो वहाँ मुझे लोगों ने बोला कि यहाँ करवाते हैं टेस्ट DNA का और हैंडराइटिंग का। वहाँ तो चोर कंपनी बैठी, यहाँ पर ठीक होगा। तो मैंने कहा जी DNA का सैंपल तो नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग सैंपल है हमारे पास में। तो वहाँ पे मैंने बोला कि जो मेरे को वहाँ जो अमेरिकन इंडियंस मिले कि आप जो है इसको एक्सपर्ट शॉर्टलिस्ट कीजिए यहाँ पे। और उसकी तो उन्होंने 5-7 एक्सपर्ट को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से एक कर्ट बैगेट साहब हैं, टेक्सास में रहते हैं, उनको चूज किया कि वो आदमी काफ़ी हमें लगा बायोटा में एक्सपीरियंस आदमी है, कोर्ट कचहरी में जा चुका है, US आर्मी में भी थे, डिटेल सारा एक्सपीरियंस है जाने का। तो ये आदमी जो भारत का विद्वान जो है 2 पेज में बिना रीज़न के बता रहा है कि हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, वो आदमी ने 40 पन्ने की रिपोर्ट देकर डिटेल में समझाया कि ये सुभाष चंद्र बोस है। और मैं किसी भी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ उसको लेकर के। बाइट भी बाद में टीम आकर के दिया कर्ट साहब ने। तो आप मुझे बताइए मैं किसकी रिपोर्ट को मानूंगा। मैं हैंडराइटिंग के मामले में इतना तप गया हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे सिग्नेचर वेरी करते हैं हल्के से। अच्छा, ठीक है। और मेरे को बैंकों में मुझे इतना जलील होना पड़ता है उसको लेकर के कि हल्का सा सिग्नेचर मेरा वेरिएट कर जाता है। मेरे को इंसल्ट करते हैं बैंक वाले कि तेरा सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आधार कार्ड वो ही नहीं मानते वो लोग, कह रहे आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। तो जिस देश में अगर आपके बैंक में सिग्नेचर मैच ना हो, आपको 50 रुपये का चेक नहीं मिलता। हमारे पास में 3 टॉप एक्सपर्ट, एक अमेरिकन, एक भारत सरकार का वो एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट लेवल पर रिटायर हुआ है हैंडराइटिंग में, GQD कपूर साहब, जो इनको अवार्ड मिल चुके हैं। डिटेल में रिपोर्ट है कि इंग्लिश में, बांग्ला की, ये सुभाष बोस की हैंडराइटिंग है। 3 रिपोर्टें टॉप एक्सपर्ट्स ने, इंक्लूडिंग 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 अमेरिकन। वो कहते जी वो एविडेंस ही नहीं है। लेकिन अगर बैंक में सिग्नेचर मेरा हल्का सा हिल गया तो कहेंगे भैया तेरा चेक गया काम से, तू तो ये तो सिग्नेचर में। तो यहाँ इस तरह का दोगलापन चल रहा है। तो हैंडराइटिंग उड़ गई। अब आ गया आपका DNA। देखिए DNA के बारे में ये मेरे को बड़ा, हमें पहले फितूर था बचपन में, ये तो बड़ी ज़बरदस्त साइंस चल रही है देश के अंदर कि DNA की रिपोर्ट तो गलत हो सकती नहीं,
आजकल लोग ये बोलते हैं ना कि डीएनए मैच कर गया तो डीएनए को कैसे आप जुटलाओगे। मुझे वो बात याद आती है, मैं कॉलेज में गया था तो मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीए किया है एमए। तो हमारे को सर ने हमको बोला था जब हमने उसमें घुसे थे, तो उन्होंने कहा जी ये टीचर के कई बार ना टीचर को जो आपको बातें बोलता है आपको तब याद नहीं होती, लेकिन बाद में आपको बुढ़ापे में याद थी कि भैया सर तो ऐसी बात बोलते थे तो ठीक बात बोलते थे। तो उन्होंने हमको ये बोला था कि केमिस्ट्री साइंस होती है, फिजिक्स साइंस होती है, बायोलॉजी साइंस होती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सब साइंस की माँ होती है। हमें तब समझ में नहीं आया कि माँ कैसा, पता चला माँ ऐसे होती है कि भैया जो फ़ोन आएगा वही रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी तुम्हारे को। पॉलिटिक्स से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। अब उसके बाद में हुआ ये कि नेताजी को लेकर के देखिए ऐसा है कि ऑल सडन डन, मैं गवर्नमेंट की बात तो कर रहा हूँ, सुभाष बोस को लोग बहुत पसंद करते हैं, इस देश के सबसे बड़ा नाम में से एक नाम है। सरकार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस में नौकरी कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो उनको भी दिल में है। तो हमें लोग अंदर से खबरें देते रहते हैं, तो करते करते हमें अंदर से ही खबर लग गई थी। जिस लैब में डीएनए टेस्टिंग हुई थी वहाँ के एक्सपर्ट ने ही प्राइवेटली बता दिया कि इन लोगों ने रिपोर्ट में गड़बड़ी करी है, आप इनको आरटीए डाल करके इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगो। इलेक्ट्रोफेरोग्राम कौन सी चिड़िया, मुझे क्या पता भैया, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ। तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम क्या होता है कि जो डीएनए टेस्टिंग जिसको बोला जाता है आम आदमी की भाषा में, होता क्या है कि मशीन चेक करती है, आदमी उसमें हाथ नहीं लगाता, एक मशीन होती है जीनोम एनालाइजर, उसका एनालाइजर कहते हैं, उसमें साइंटिस्ट सैंपल डालते हैं रबड़ की वो ग्लव्स पहन के, ताकि ह्यूमन, नहीं तो मेरा डीएनए चला जाएगा उसके अंदर। वो मशीन स्कैन करती है और कंप्यूटर पे एक चार्ट आता है, रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम। एक्सपर्ट क्या करता है कि उस रॉ डेटा को पढ़ के रिपोर्ट लिखता है, इसको कहते हैं डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट। भारत में एक बहुत बड़ी पुरानी कहानी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। तो अगर आपको रिपोर्ट डीएनए की चेंज करनी तो आप इसको उड़ा दो, कि आपका इलेक्ट्रोफेरोग्राम ही नहीं है, आप किससे चेक करोगे बताओ। तो ये ऐसे केसेस हैं। तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफेरोग्राम इनसे मांगा, नंबर 1। 3 बार इनको आरटीए डाला। पहली बार में कहते थे सीक्रेट है। ये सीक्रेट किस बात का, तुम तो कह रहे हो सुभाष बोस तो था नहीं, वो वहाँ यूपी के अंदर तो 500 बाबा बैठे हुए हैं, हमें क्या मतलब कौन गुमनामी बाबा था कौन नहीं था। अगर वो सुभाष बोस नहीं है तो कोई रैंडम बाबा होगा। हाउ डू आई केयर अबाउट हिम वेदर ही इज गुमनामी बाबा नॉट बाबा। जब उसकी रिपोर्ट मांगी तो कहते थे सीक्रेट है। सेकंड टाइम में आरटीए फाइल करी कुछ टाइम बाद तो कहते जी अवेलेबल ही नहीं है। हंगामा मच गया मीडिया के अंदर, ये कोविड आने से पहले की बात। तब उन्होंने कहा जी अवेलेबल है लेकिन सीक्रेट है। तीसरी बार हमने फिर आरटीए डाला तो आप उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी डाल दी उसके अंदर उठा करके, हम नहीं दे सकते आपको रिपोर्ट। उस इन द मीनवाइल उस जो गवर्नमेंट की जो डीएनए की रिपोर्टें हैं वो हमने इंडियन और फॉरेन एक्सपर्ट्स को दिखाई हैं, और दोनों ने राइटिंग में लिख करके, खासकर इंडियन ने हमको डिटेल में समझाया है। ज्ञानेश्वर चौबे जी भारत के जाने माने डीएनए एक्सपर्ट हैं बीएचयू के अंदर, उनकी रिपोर्ट है। एड्रियन की रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सपर्ट की, उसने रीज़न दी है कि ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट की बेकार है, ये क्रेडिबल नहीं है। तो आप ये बताइए मुझे कि मैं एक पत्रकार रह चुका हूँ, जस्टिस मुखर्जी एक सुप्रीम कोर्ट का जज एडमिट कर रहा है कि आई विटनेस एविडेंस है, वो एडमिट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है खिलाफ में जा रही है। और आज मेरे सामने क्लियर एविडेंस है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में धांधलेबाजी हुई है। तो मैं और कंक्लूजन क्या ड्रॉ करूँगा? जो लोगों ने मुझे, गवर्नमेंट के लोगों ने मुझे प्राइवेटली बताया कि वही थे, लेकिन हम चीज़ को बाहर निकाल नहीं सकते, प्रॉब्लम होंगी इससे बहुत ज़बरदस्त। तो वही सुभाष बोस थे और वही है। अब वो कहानी है, उस पर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, तभी वो केस निकलेगा। कुछ मेरे सवाल हैं सर, थोड़े से स्पिरिचुअल सवाल हैं और थोड़े से जो आपने अभी सारी बातें बताई उस पर है। सबसे पहली बात सर, जब हम सुभाष चंद्र बोस जैसे पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं जिनका अध्यात्म से जीवन शुरू हुआ है, उनके लिए डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो डरें। अब बात आती है जो आपने पहली थ्योरी बताई कि प्लेन क्रैश में डेथ हुई या रशिया में डेथ हुई, दोनों थ्योरी को हमने जो पूरा आपका टाइमलाइन सुना तो मुझे लगता है कि वो आप तो नहीं मानते हैं कि ना तो प्लेन क्रैश में डेथ हुई और ना ही रशिया में उनको बंदी बनाकर डेथ हुई। तो वहाँ जगह डेथ नहीं हुई, वो यहाँ आ गए वापस गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे हैं, तो छुप कर रहने की क्या ज़रूरत थी? आपने बताया कि अंग्रेज़ उनके खून के प्यासे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो फ्रीडम फाइटर जो इतना ब्रेव थे, जो पूरे वर्ल्ड में घूमा भारत को आज़ाद करने के लिए, जिसको डर नहीं था कि हिटलर उसका क्या करेगा, जापानी उसका क्या करेंगे, रशियन उसका क्या करेंगे, उनको ये डर क्यों होगा कि वो भारत में वापस आके गुमनामी की ज़िंदगी जिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो बैक, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। प्लेन क्रैश, आदमी भारत में बैठा हुआ है, तो प्लेन क्रैश में क्या हुआ था? तो उन्होंने खुद बताया, गुमनामी बाबा जिसको बता रहे हैं उसी ने बोला कि लड़ाई ख़त्म होने से बहुत पहले मुझे मालूम चल गया था कि ये लड़ाई जापानी हारने वाले हैं और मुझे आगे का प्लान करना था, और मुझे लोगों ने बोला कि मैं पकड़ा गया तो फ्रीडम सर्कल ख़त्म हो जाएगी, तो मेरा बचना ज़रूरी है। तो उनका ये बोलना था कि अक्टूबर 1944 में
मैं सीक्रेटली रशिया विजिट किया था और हमें अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि नेताजी ने सीक्रेटली 44 में विजिट किया रशिया की। ओके। तो वहाँ गए। दूसरा, उसके बाद मैंने बोला कि प्लेन क्रैश का एक नकली स्टोरी प्लान की गई और मैं कभी वहाँ ताइवान में गया नहीं। ये गुमनामी बाबा का बताइए, उन्होंने बकायदा कैसे भागे वो तक बताया। मतलब वो अब मैं आपको समझाने, क्योंकि आपकी ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे था। तो उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि मैं वहाँ पे था ही नहीं और मैं साइगॉन से ही निकल गया था और हबीब को बोला गया था जो बोलना उसने वही बोला, तभी उसने इतने स्टेटस दिया। वो एक अपना हबीब और रहमान अपने आप में पूरा चैप्टर है, उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी की। बाद में पाकिस्तान चला गया और ये वो मैं पूरी कहानी डील करने का, लेकिन वो एक टाइम लगता है उसमें। तो ये वहाँ से रशिया, उन्होंने बोला कि रशिया से अजाइलम मांगा था और उन्होंने दिया। तो उन्हें शब्द उनके थे कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने किया, ये उनके शब्द थे। फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि मैं साइबेरिया में था, वहाँ पे रखा गया मेरे को। वहाँ पे जाके उन्होंने 2-3 बातें जो बोली हैं उनके, उसमें से पहली बात ये थी कि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अमेरिकन से बहुत नाराज हो गए थे कि जो आईएनए की लड़ाई जो हारी है, जो जापानियों ने, आपको पता है कि जापानियों ने यहाँ से हमला किया था और यहाँ से इंडियन आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी के कमांड में इन्होंने उन पर अटैक किया। अभी तक यहाँ पे लोग डींगे हाँकते हैं कि हमने उनको भगा दिया। पहली बात तो ये कि ये जो अपने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, जो इंडियन जो पिट्ठू थे अंग्रेजों की, इनकी औकात नहीं थी जापानी से भिड़ने की। पहले भी गए थे, पहले से पिट करके आए थे कि जलियाला बाग तो है नहीं कि मालिक ने कहा गोली मार। जापानी इनकी खाल उतार देते हैं इन लोगों की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन एंटर कर गए। अमेरिकन ने इन पे एयरफोर्स से अटैक किया इनके ऊपर, फिर एटम बम उन्होंने डाला है। अगर अमेरिकी नहीं आते तो जापानी और इनकी खाल इनकी उतार देते हैं लोग की, अंग्रेजों के पिट्ठुओं के जो यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ये मरे थे लोग 42 में जाकर के। तो वो उसने उसको खुंदक आदमी को आई, उसने कहा कि अमेरिकन के चक्कर में मेरा पूरा केस खराब हुआ। तो वो ये बात को लेके बैठा। दूसरा ये उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने बहुत गलत मतलब बहुत भयानक बातें बोली हैं कि जिस तरीके से और जिस सर्कमस्टेंसेस कंडीशन में भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और जिस तरीके और हमारी लीडरशिप ने उस ट्रांसफर पावर को मान लिया है, उसके दूरगामी बड़े गलत परिणाम होने वाले हैं। और वो जो कोल्ड वॉर जो हो रही है दुनिया में, जो रशिया की और कसल है अमेरिका के बीच में, ये मुझे चिंता है कि जिस तरीके से ये भारत की लीडरशिप बिहेव कर रही है, ये कोल्ड वॉर इंडियन सॉइल में हॉट हो जाएगी आकर के। भारत कभी ऐसी लड़ाई में ना पड़े। हम बिल्कुल गरीब देश है, हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। तो ये लड़ाई कहीं और चली जाए लेकिन यहाँ ना आए। तो ये कीपिंग इन माइंड अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे नॉर्मल फ्यूचरिस्टिक सोच थी कि अगले 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल में भारत कहाँ होगा। कोई भी आप किसी टॉप लेवल के लोगों से बात कर लीजिए, इंटेलिजेंस में टॉप लेवल पे हो, वो आगे का सोचते हैं। जैसे हम लोग, एक नॉर्मल इंसान अपनी बात करता है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे पोतों की, लोग बच्चे अपने पोतों की प्लानिंग करते हैं कई बार कि मेरे पोतों के लिए मकान चाहिए मेरे को। तो वहाँ पे वो प्लानिंग वो करते हैं देश का क्या होगा 40, 50, 60 साल बाद। तो उनका बोलता है कि ये जिस तरीके से कहानी चल रही है वो मेरे देश के हित में नहीं है। कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने रशियन कोवर्ट ऑपरेशन से के साथ काम करना शुरू कर दिया। कोवर्ट क्या होता है? ओवर्ट जो चीज़ आपके सामने घटती है, ठीक है। अब भारत में फॉर एग्जांपल आईबी के डायरेक्टर के पास में मुझे किसने बताया था कि 60,000 रिपोर्टें रोज आती हैं और 60,000 रिपोर्ट्स उसके रोज ऑफिस में आ रही हैं। उसमें से एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आती। इसका मतलब वो रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली में 4 ऑफिस उनके खुले हैं, रॉक ऑफिस खुले हैं कि उसके बारे में किसी को नहीं पता। इसका मतलब वो नहीं है क्या सारा काम जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी का होता है वो सीक्रेसी में होता है। इसका मतलब वो हो नहीं रहा क्या? विदेश मंत्रालय कई काम खुल के करता है, कई काम प्राइवेटली करता है। तो उसे कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं उसको। तो सोवियत रशिया के जो कोवर्ट ऑपरेशन थे, उन्होंने उसमें उसके साथ मिल गए कि अमेरिकन को काटो, क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारे देश के हित में है लॉन्ग टर्म में। तो उन्होंने वहाँ एक के बाद उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो मेरे को लगता नहीं यूपी के लोग समझ पाएंगे। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि कोरिया की लड़ाई में पहले वो गए थे। आजकल केमोल सॉन्ग वहाँ बैठा, तो केमोल जोंग की बात करते थे, उसकी दादा की बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की लड़ाई जिसके वजह से अमेरिकन मार खा के गए थे वहाँ से, उसकी बात उन्होंने करी है। एग्जाम्पल दिया कि मैं वहाँ पे था। उन्होंने ऐसी बातें, लेटर्स मिले हैं। ये लेटर्स में या वर्बली बोला है, या लेटर्स वर्बली ज़्यादा, क्योंकि लेटर तो वो जला देते थे, लेटर में बहुत कम है, लेकिन वर्बली बोला गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है हर जगह पे और इनको मैं चोट करके आ रहा हूँ और इनको मालूम है कि मैं जीवित हूँ, उनको पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, तो इसलिए वो बोल रहे हैं मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा छुपने की जगह यही है। एक थ्योरी सर और आती है नंबर 1, तो वो इसमें छुपे हुए थे, ठीक है। तो जो बाहर ना निकलने का पहला कारण उसमें निकल के आता है
देन वो बोलते थे कि मेरा बाहर निकलना देश हित में नहीं है, अगर मैं बाहर निकलता हूँ मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो भारत के गरीब लोग मारे जाएंगे, मेरे पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉर क्राइम्स के चार्जेस इन लोगों ने लगा रखे हैं, हमारी सरकार का उनसे अंडरस्टैंडिंग है उस पर लेकर के, ये उनसे मिले हुए हैं और ये मेरे पे चार्ज लगेंगे, मुझे अरेस्ट करने की बात आएगी और लोग रजिस्ट करेंगे, तो आप भारत जैसे गरीब लोग इनके हमारे पे सैंक्शन लगेंगे हमारे देश के ऊपर और मेरी वजह से लोग तकलीफें पड़ेंगे, तो मुझे वहीं रहने दो, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा बाहर निकलना देश हित में नहीं। ये आप मुझे बताइए कि माई कमिंग आउट, बड़ा त्याग है ये। नहीं त्याग तो बहुत बात की बात है, लेकिन कोई यूपी का बाबा ये लैंग्वेज यूज़ करे कि माई कमिंग आउट इज़ नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, मेरा निकलना देश हित में नहीं है, आपको लगता है कि ये बाबा की लैंग्वेज है? जैसे जब मुराजी, ऐसा होता था कि ना लोग कलकत्ता से मिलने आते थे तो उनके ना मिनट्स बनते थे, जैसे मिनट्स बनते हैं ना, मिनट्स उनको अलाउ कर रखा था, उन्हें मालूम है कि सुभाष बोस है, तो कलकत्ता से एक पार्टी आई हुई थी जिसमें IN इंटेलिजेंस के लोग हैं, जिसमें सुभाष बोस के साथ रेवोल्यूशनरी लोग हैं जिन्होंने गोलियों से अंग्रेज मारे हुए हैं, ठीक है, वो लोग आके उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बात करते करते, जब मुरारजी भाई की गवर्नमेंट आई 1977 में, जब ये इंदिरा जी गवर्नमेंट गई थी इमरजेंसी के बाद में, तो उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये सरकार क्यों नहीं बोलती आपको बाहर निकले, आपका इतना स्थान ग्रहण करें, तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं अगर बाहर निकलूँगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे बहुत सारे। एक बात आप ध्यान रखिए कि सुभाष, इस देश में सारे सुभाष बोस के सपोर्टर फैन क्लब नहीं है, ठीक है ना, 100% रेटिंग किसी की नहीं होती, भगवान राम की भी नहीं थी, डेफिनेटली लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, रावण होगा आपके खिलाफ में, ठीक है, तो 100% सपोर्टर सुभाष बोस का नहीं है। जैसे आप बाकी जगह छोड़ो, अगर सुभाष बोस बाहर निकल के आते हैं 1977 वगैरह में, आपको लगता है कि सारे कलकत्ता वाले बड़े खुश होंगे? तो आपस में क्लैश होगा। तो बेसिक उनका ये था, मतलब ये मोटा मतलब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उनके बाहर निकलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन बेसिक वो था कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, अगर मैं निकलता हूँ तो फॉरेन कंट्रीज पावर हम पे प्रेशर लगाएंगी कि मेरा सेकंड वर्ल्ड वॉर, मुश्किल हो जाएगा आज़ाद होना, आज़ाद नहीं होना, काम करना मुश्किल हो जाएगा। सर एक बात और सुनने को आती है, जिन गुमनामी बाबा की हम बात कर रहे हैं, जिनको आप सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, आप साबित भी कर रहे हैं, क्या उनके पास सिद्धियाँ भी थी? क्योंकि अगर उनको कोई बाबा कह रहा है और वो इतने स्पिरिचुअल थे तो सिद्धियों की बात भी आती है, ऐसा मैंने सुना है। देखिए ऐसा है कि नेताजी, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे पहले से, तो उसमें तो डाउट नहीं है। तो ये जो, मैं तो इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन चीज़ों का मेरे में तो बड़ा IQ लेवल काफ़ी कम है, ये जानने के लिए आपको बहुत इवॉल्व होना पड़ता है। लेकिन जो मैंने सुना, देखा, लोगों से बातचीत की उन लोगों से, तो पहली चीज़ कि जो लोग उनके कांटेक्ट में थे, और एक रीज़न था कि वो इतना लंबा खींच पाए, इतना लंबा लोगों ने उनके सीक्रेट को बाहर निकालने की, सभी लोगों का ये बोलना था कि ये व्यक्ति जो भी, मतलब नेताजी थे नहीं थे वो अलग कहानी है, लेकिन ये साधारण पुरुष नहीं थे, और उन्होंने हमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये इनके पास में शक्तियाँ हैं जो आप नहीं समझ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे लोगों ने, कई ने बोला कि हमने ज़्यादा लोगों को शक्ल नहीं दिखाते थे, और एक दो लोगों ने बोला कि हम लोग यंग थे तो हमारे दिल में शरारत, बड़े लोग तो नहीं बोलते, सिर झुका के बैठे थे, कि हमें जो छोटे थे ना, हमारे दिमाग में था कि इनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते, और अगर आवाज़ इनकी रिकॉर्ड हो जाती तो कहते आपको सबूत मिल जाता कि तो आवाज़ बोलने का तरीका, जैसे वो बोलते थे, और इतनी क्लैरिटी से उनके शब्द आते थे, और उनका यह था कि बोलने का लेवल इतना हाई था, कहते ज़्यादा बातें हमको समझ में नहीं आती कि इतने हाई लेवल की आदमी बातें कर रहे हैं। और तो उसमें जैसे वो बात करते करते बोलते थे कि जो शरीर, जो भी आप देख रहे हो, सब कुछ वाइब्रेशन में है, ये वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है, इन सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप साधना में बैठते हो, साधना में बैठने के बाद में जो साधक होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू देख लेता है, मतलब उसके, वो कह रहा है कि आपके सामने ये जो भूत पिशाच सारी की सारी चीज़ें निकालनी शुरू हो जाती हैं, दिखाई दे जाता है, तो मैं सब चीज़ देख सकता हूँ। तो ऐसी सी बात है, वो बड़ी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते थे, और एग्जांपल, जैसे लोगों ने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल दिया कि रिकॉर्डिंग करनी है, तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि जो उनके कॉन्टैक्ट में था, यंग था उस टाइम पे, उसने कहा जी मैं, वो उस ज़माने में आपको नहीं पता होगा, लेकिन इतने बड़े टेप रिकॉर्डर है, तो उसने कहा मैं टेप रिकॉर्डर ले आता हूँ, हमें रिकॉर्ड करूँगा, इनकी पीछे पर्दे के पीछे बैठे हैं करके। कहता लेकिन मेरी वहाँ जाके हिम्मत दबाने की नहीं हुई उंगली, मतलब घबरा गया कि ले गया था मैं, मेरा इंटेंशन था, नहीं कर पाया। उसी टाइम पे मेरे ख्याल से ये 1980 81 या थोड़ा बाद में होगा उसके, मतलब 80 के दशक में, वो एक अमेरिका में सोनी का वॉकमैन, पूरे वर्ल्ड में सोनी देखा, जापानीज कंपनी, बड़ा मशहूर हो गया था, इतना छोटा हो गया था, तो पहली बार उन्होंने पूरी चीज़ को छोटा कर लिया था। तो ऐसा कोई डिवाइस, पता नहीं वॉकमैन था क्या था, उसके हाथ में कोई डिवाइस है रिकॉर्डिंग का छोटा सा, तो उसके दिमाग में आया कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। और वो व्यक्ति जो था, उसका काम ये था कि वो सात्विक खाना खाते थे, और ऑर्गेनिक खाना उन्होंने बोला था खाने के लिए, तो वो उनकी माताजी बना के देती थी, तो वो उनका काम होता था कि वो मोटरसाइकिल में जा करके उनको दे करके, तो कह रहा है मेरे दिमाग में था इनकी रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मोटरसाइकिल में बैठे, खाना रखा और वो गए। कहता जैसे घर के पास पहुँचा, मेरा वो स्किट कर गया,
यूँ गिरा वो टूट टाट गया, चलो खाना दे के आता हूँ, अब ये तो काम करना ही है। फिर जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उन्होंने वहाँ से आवाज़ आई पर्दे की वजह से कि तुम्हारा हाथ पैर टूटना चाहिए था, तो तुम आज काम करने आ रहे थे, तुम्हें छोड़ दिया मैंने। तो हर एक व्यक्ति जो उनके कांटेक्ट में था वो सारे के सारे उनसे बोलते थे कि ये हमने अपनी आंखों से सुना है, देखा है, उन्होंने ऐसी सी चीज़ें की हैं जो आप साइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये, और वो खुद भी बोलते थे बाद में, उनके लेटर्स में जिक्र आया कि जैसे सुभाष चंद्र बोस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सभी को पता है। गुमनामी बाबा फेज में आकर के वो शायद वो लेवल उनका बहुत आगे चला गया। वो उन्होंने बोला कि वो रशिया में जब गए, वो साइबेरिया में रहे हैं, वहाँ भी साधना करते थे, और पता नहीं उन्होंने बोला 50 के आसपास में उन्होंने संन्यास ले लिया, और अपने आप को बोलते थे वो सन्यासी योद्धा वर्ड यूज़ किया अपने आप को उन्होंने, कि मैं सन्यासी योद्धा हूँ मैं करके। और ये उन्होंने बोला कि साधनाएं अलग अलग किस्म की जो हमारे में होती हैं वो सारी वो कर लेते थे करके। तो वो कह रहे कि ये जो मैं काम कर पा रहा हूँ, कि मैं वियतनाम में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे लड़ाई पे ये हाथ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैंने आपको बचाया 62 की लड़ाई में। एक बात है, ये एक अलग टॉपिक है, कि 62 की लड़ाई जो हुई थी, चाइना ने हम पे अटैक किया। जब चाइना ने अटैक किया तो हमारे पास में हमारी फौज तैयार थी नहीं, तो हम मैदान छोड़ के भाग गए वहाँ से। तो वहाँ हमारी मतलब पूरा हाथ से निकल गया था ईस्ट इंडिया आपके हाथ से, लेकिन सडनली चाइनीज़ अपने वापस चले गए। तो ये आदमी ने बोला कि उसमें मेरा कुछ रोल था। उन्होंने 1965 की लड़ाई में डायरेक्टली बोला कि मेरा उसमें योगदान था, और 71 के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उसका मास्टरमाइंड में से एक हूँ। ये एक अलग टॉपिक अपने आप में। तो वो कह रहे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा ऐसी शक्तियाँ मुझे मिल गई कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा सुनकर कि मैं क्या काम कर पा रहा हूँ। तो सूक्ष्म शरीर की बात करते थे, परकाया प्रवेश की बात करते थे, और जैसे लोग मिलने गए तो उनसे बात करते थे, तो उन्होंने, जैसे मुझे याद है एक किसी को बोला था कि यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लद्दाख में भी टेम्परेचर कितना इसी टाइम पे। अनुज जी, आप जितनी सारी बातें कर रहे हैं ना, आप बहुत रैशनल माइंड के हैं और आप हमेशा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, पर ट्रस्ट मी, मेरे पास ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा ऐसे लोग आते हैं जो इस बात को बताते हैं कि एक ज्ञानगंज भी मौजूद है जिसको शांग्रीला बोलते हैं। हाँ। सूक्ष्म जीवन मौजूद है, सूक्ष्म शरीर में आत्माएं अभी भी हैं। हाँ। और जो आपने बोला ना कि 62 की लड़ाई, 65 की, 71 की जो लड़ाई है, इसके पीछे उनका मास्टरमाइंड था। 71 में मास्टरमाइंड था, 65 में योगदान था, बताया था योगदान था। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है आपने एक टाइमलाइन समझाई कि कैसे सुभाष चंद्र बोस की यात्रा जो शुरू हुई, जो हम उनके प्लेन क्रैश के बारे में ही सिर्फ जानते हैं या फिर रशिया वाली थ्योरी जानते हैं, लेकिन गुमनामी बाबा वाली थ्योरी और उनके जो भगवंत जी, और उनके जो आध्यात्मिक जर्नी और उनके आध्यात्मिक पावर्स वाली थ्योरी थी, वो आज तक शायद लोगों से बहुत दूर थी। अब तो खैर पॉडकास्ट के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता है। हमारी किताब है कनंड्रम, उस किताब में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, उसमें बहुत कुछ है, तो उसका लिंक अगर आप डाल देंगे तो पढ़ें उसको। तो बिल्कुल सर, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, आपने देखी हैं या किसी ने देखी हैं, लेकिन डेफिनेटली सूक्ष्म जगत अभी भी इन्वॉल्व है, तब भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है। गुमनामी बाबा अगर सुभाष चंद्र बोस थे तब भी वो देश हित के लिए काम कर रहे थे, वो नहीं थे तब भी, वो जो भी थे तब भी देश हित के लिए काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सर। अगली बार फिर से जुड़ेंगे और ऐसे ही हिस्ट्री के और कल्चर के किसी बहुत यूनिक विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में आपके पास डेटा है, आपकी रिसर्च है, आपकी किताबें हैं। धन्यवाद आपके लिए। आई थिंक बहुत लंबा ये पहला पॉडकास्ट है जो हमने इतना लंबा खींचा है, जिसमें हमने इतनी लंबी बातचीत करी है। लेकिन देखिए, जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फैक्ट पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में, मेरे मन में भी डाउट कुछ ना रह जाएं। इसलिए हम पूरी टाइमलाइन को लेकर चले थे, चूँकि सर की इतनी सारी किताबें हैं, उस पूरे ज्ञान को समेटना एक पॉडकास्ट में और 1 घंटे में थोड़ा मुश्किल था। फिर आपने जो सेकेंड हाफ में गुमनामी बाबा को जाना और उनके आध्यात्मिक पावर्स को जाना, उनका सुभाष चंद्र बोस से क्या लिंक है, क्या वो दोनों एक हैं, इन सारी चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।